सांवरिया नाम की है मरोड़, चाहे चीजो दुनिया करोड़। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के परम भक्त, मेवाड़ के बेहतरीन गायक कलाकार। आम आदमी हूँ, कुल मिला के कलाकार नहीं हूँ। गोकुल जी बहुत ज्यादा साधारण रहते हैं। ठेकेदार जी वहाँ काम करता था मैं। 4 बजे झाड़ू लगाना, 50 लोगों का खाना बनाना, फिर वहाँ से स्कूल जाना। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सांवरिया सेठ जा रहे हो और इनके भजन ना सुने हो। गांव में मंदिर पे ऐसे करके पहले भजन शुरू किया। एक इनका भजन सुनने से दिन बन जाता है। सेठा में सांवरियो मोटो सेठ, मंडप्या आवे दुनिया दौड़। एक आध्यात्मिक गुरु कौन रहे आपके, जो बाहर की दुनियादारी सिखाई जिन्होंने? हाँ, ये भी किसी को नहीं पता अभी तक कि मेरे गुरुदेव कौन है। क्या सपने थे आपके उस समय? हालात खराब थे घर परिवार के, बहुत गरीब स्थिति थी। मैंने सोचा यार गोकुल शर्मा तेरे बस का सौदा नहीं आर्मी में जाने का। गुस्सा है जो ईंट को टुकड़ो जो देनी की कहीं लाख हिकेगी। तो उस दौर के बाद फर्स्ट बार आपको स्टूडियो के अंदर कौन लेके गया थे? भाई साहब स्टूडियो गया, वहाँ पे मेरे को रिकॉर्डिंग ही नहीं करवाई उन्होंने। बाहर बैठा था, बैठे रह गया। वो तो मेरे को गाली निकाल देते कि चुपचाप काम तो नहीं करता, इधर उधर न जाने क्या खा जा रहा है ये, ऐसे कहते थे। मैं थोड़ी समझता था कि कॉपीराइट क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद से ऐसा क्या हुआ जो अचानक से सांवरिया सेठ के भजनों में आप गाने लग गए? सुनना पसंद नहीं करता हूँ मेरे गाने खुद के। कि आपने भी चुनाव लड़े थे। मैंने कहा गोकुल शर्मा तेरी जिंदगी का हसीन पल ये आया है। दोबारा मौका मिले अगर आपको कोई स्टेज पे जाने का, तो किस स्टेज को आप चुनेंगे? तब कई बार मंच पे रोया हूँ। मेरी क्या औकात है भगवान की भक्ति, मैं भगवान के भजन गा रहा हूँ। तो कितनी बड़ी टीम है गोकुल जी की? मेहनत का फल कुल मिला के दे देता है। गोकुल शर्मा की कोई लव स्टोरी, प्रेम कहानी भी है क्या कोई? यार ये कौन सा प्रश्न हो गया। सांवरिया सेठ के भजन बहुत ज्यादा चलते हैं, क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से आप सांवरिया सेठ के गाने बार बार बनाते हैं? मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, ओ सब तेरो सांवरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरो रे सांवरिया सेठ, अरे मेरा तो कुछ भी नहीं। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के परम भक्त और मेवाड़ के बेहतरीन गायक कलाकार। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सांवरिया सेठ जा रहे हो और इनके भजन ना सुने हो। एक इनका भजन सुनने से दिन बन जाता है। तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं आज के हमारे मेहमान गोकुल जी शर्मा को। प्लीज वेलकम गोकुल शर्मा। काफी मजा आएगा आपको आगे। So hey guys, my name is Prince and welcome to the Prince World। तो सांवरिया सेठ के परम भक्त और राजस्थान के एक बेहतरीन कलाकार गोकुल जी शर्मा आज हमारे बीच विराजमान हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं गोकुल जी से। तो कैसे हैं गोकुल जी शर्मा? बस बढ़िया है। बढ़िया है। कैसी चल रही है जिंदगी? अच्छी चल रही है, ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया चल रही है। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न हमारा ये है कि कौन है गोकुल शर्मा और क्या करते हैं? आप अपने शब्दों में अपने दर्शकों को कैसे परिभाषित करेंगे? गोकुल शर्मा एक गांव का रहने वाला लड़का है और सेठ सांवरिया जी के भजन गाता है। ठीक है। और भजन संध्या एक कार्यक्रम करता है। ठीक है। सीधी सिंपल जिंदगी जीता है। ठीक है। और कुछ 2 बातें गोकुल शर्मा के बारे में। ये तो वही बात हुई जो हर इंटरव्यू में बोली जाती है, कुछ नई बात नहीं तो क्या है, बस आम आदमी हूँ, कुल मिला के कलाकार नहीं हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि कलाकार हूँ, बस आम आदमी की तरह। कभी नहीं सोचा कि मैं गायक कलाकार हूँ, बस वही हूँ गोकुल शर्मा, जो दिखता हूँ वही हूँ। बहुत सिंपल और साधारण। बस बस। तो इसका क्या राज है गोकुल जी, बहुत सिंपल और साधारण रहना का? बहुत जनों ने ये प्रश्न पूछा कि यार गोकुल जी बहुत ज्यादा साधारण रहते हैं। जैसे बहुत सारे सिंगर अपन देखते हैं आजकल थोड़े से लाइमलाइट में आते हैं और आप देखते हैं उनकी वेशभूषा बदल जाती है, उनका काम करने के तरीके बदल जाते हैं, गाने का तरीका तक बदल जाता है, आवाज में भी प्रभाव दिखता है उनके। तो आपके ना तो आवाज में प्रभाव दिखा, ना आपकी बोली में, ना आपकी वेशभूषा में। क्या कारण है इसके पीछे? यूँ है, देखो ये माँ सरस्वती की कृपा है। अगर अपन सरस्वती ने अपने को कुछ दिया है, माँ सरस्वती ने गाने के लिए अपन को कलाकारी दी है थोड़ी बहुत, तो इसका अपन सदुपयोग ही करें। यूँ नहीं कि अपन वो घमंड में आ जाए या फुल पावर में आ जाए, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसीलिए सिंपल साधारण रहना ये इस कारण है कि मतलब जो दिया है भगवान का है, तो उसको अपन सही ढंग से यूज करें। तो कभी फेम या जैसे कहते हैं ना कोई सिंगर बनता है नया नया, फिर वो एकदम से फेम माथे में चढ़ जाती है, ऐसा कुछ हुआ कभी आपको कि यार अब लग रहा है कि मैं हूं बस? मैंने तो कभी नहीं सोचा, ना सोचता हूँ।
ये कभी नहीं सोचता हूँ मैं कलाकार हूँ, मैं कोई हाईलाइट बंदा हूँ, कुछ नहीं हूँ, सिंपल सीधे है। ये जिंदगी जीना है, भगवान ने जिंदगी दी है, आनंद से बढ़िया जियो, सबसे हंसमुख बढ़िया प्रेम से बात करो बस। तो गोकुल जी प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे कि मेन गांव तो अपना है सवाईपुर के पास रेडवास है, इस गांव के हम रहने वाले हैं। यहाँ से हम हमारे दादाजी परदादाजी वहाँ गए थे डोरई। मेन गांव रेडवास है और अभी का जो हाल मुकाम है वो डोरई गांव में है, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ में, जोगणे माता जी के पास में गांव डोरई वहाँ पे। तो अब तो थोड़े दिनों बाद बेगू के कहलाएंगे गोकुल जी। बेगू तो क्या है, मकान बन रहा है ठाकुर जी का, उसमें बच्चे बच्चे आने जाने में पर डे स्कूल जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम रहती है, वहाँ इसीलिए वो वहाँ रहेंगे, कभी कभी रुक जाएंगे, बाकी मेरे को तो इधर गाँव में आना जाना है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए परिवार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। वैसे सभी इंटरव्यूज में सभी लोग जानते हैं, पर वो लोग जो नहीं जानते आपके बारे में, उनको थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में बताइए कि परिवार में कौन कौन है और वो लोग क्या क्या करते हैं। परिवार में पापा है, मम्मी है और एक सिस्टर है मेरी बड़ी वाली, जिसका ससुराल बूंदी है, और मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है, और मेरा ससुराल इधर पास में ही है एमपी में, जाट कनेरा गांव करके गांव है जाट, वहाँ भी मेरा ससुराल है। और पापा क्या करते हैं आपके? पापा पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे, अभी रिटायर्ड हुए, अभी घर पे ही है। तो गोकुल जी को किसको देखकर ऐसा लगा कि मुझे भी गायकी में आना चाहिए? इंस्पिरेशन कौन है गोकुल जी के? हमारे गांव में क्या भजन संध्या होती थी पहले, डोरई की बात हो रही है? डोरई की। ठीक है। हमारे गांव डोरई में भजन संध्या होती थी पहले, वहां पे मैं जाता था देखने, और मंच के पास में बैठता था। मंच के पास में बैठते हुए जो वो पागो ना, मैं पागो वो थकता को वो पागा ना पकड़ ऊँटे बड़े बैठ रहे हो, उसके पास बैठता था और मैं देखता था यार ये कैसे गा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं। दो ढोलकें लगती थी पहले, ठीक है, रिदम दो लगती थी, 2 ढोलक वाले रहते थे। ये किस समय की बात हो रही है? ये करीबन 23-24 साल पहले की बात है। तो उस समय के जो प्रचलित कलाकार जिनको आप देख के बड़े हुए, आप हमारे गांव में आते थे ना, गोकुल जी प्रजापति है टुकड़े के वो, और घनश्याम जी वैष्णव है वो, हमारे बेगू के नारायण जी वेगवंशी भी आते थे, काफी पुराने मेरे से कलाकार नारायण जी वो, और ये आते थे। इनको मैंने देख देख के मैंने कहा यार अपन, एक हमारे जिया जी है वो कथा करते थे रामपुरिया के, वो भी आते थे, मैं उनके पीछे पीछे पढ़ता था, और मैंने कहा मतलब वो सिंगर है तो सिंगर के पीछे कौन नहीं लगता, मैं उनके पीछे पीछे लगता था यार मेरे को भी कुछ सीखने में मिले या मेरे को भी कुछ सिखाए। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वहाँ गाँव में ही भजन संध्या थी, तो गोकुल जी प्रजापति आए थे, तो मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने कहा यार हमारे घर पे आओ आप, और चाय पी के फिर आप निकल जाना, कलाकार लोग बिजी होते हैं। ठीक बात है। फिर भी वो समय निकाल के आए। मैंने कहा एक भजन लिख रखा था हमारे 4 भजनाथ का डोरे का, वो भजन उनको दिखाया मैंने कहा ये मैंने लिख रखा है, आप मौका देख के मेरे को भजन गवाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो चाय पी के गए, मैंने कहा आज तो मेरा नंबर आएगा। मैं 2:30 बज गई वहां पे बैठा रहा पूरी रात भर, जब पब्लिक कम रह गई थी उस समय मैंने सोचा यार अब मेरा नंबर ले ले तो बढ़िया है, क्योंकि शर्म आती है ना। सही बात है। पहले फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया था और मैंने 4 भुजा जी का भजन। तो पहली बार आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिला? हाँ, अपने गांव में ही है। हाँ। और वहां पे मिला। यूं तो हम मंदिर पे क्या है, सावन महीने में जो झूला लगता है ना, उस पे मैं हमेशा मतलब गांव में जब सीखते थे उस समय वही गाते थे। हाँ। तो एक तो गांव का स्टेज हुआ और एक इतना बड़ा स्टेज आपको मिल रहा है जिसके आप दीवाने हैं कि भाई यार ये मैं भी गाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको उस स्टेज पे जाके? अभी वाले पे? पहले की बात कर रहा हूँ, जब सर्वप्रथम आपने स्टेज पे चढ़ के गाना गाया। अच्छा, पहले गाया था। हाँ। उसमें कुछ नहीं लगा, मैंने सोचा चलो यार मेरी आवाज तो कम से कम माइक में आई। वो पहले कॉलम लगते थे बड़े बड़े लंबे लंबे वाले, उनमें मेरी आवाज आई। मैंने कहा यार ऐसी आवाज आती है, इसका मतलब तो इच्छाएं और तीव्र हुई कि यार इस लाइन में बढ़ना चाहिए। यूं तो मैं स्कूल में भी गाता था, पर मतलब संगीत नाम की चीज, म्यूजिक नाम की चीज मेरे को मतलब अभी भी जितना प्रेम है ना उतना पहले था। पर वो प्रेम म्यूजिक मतलब मेरे को खींच के ले गया म्यूजिक की तरफ, ये है। तो आज तो आपकी छवि जैसे एक भक्ति भाव वाली लगती है। तो उस समय भी भक्ति भाव वाली रही या उस समय कोई और गोकुल शर्मा था? नहीं, सबसे पहले भजन ही शुरू किए मैंने गाँव में, मंदिर पे ऐसे करके पहले भजन शुरू किया। तो जैसे इसके लिए कुछ प्रारंभिक शिक्षाएं चाहिए होती है संगीत के लिए, जैसे जो शिक्षाएं लेते हैं हम, म्यूजिक क्लासेस वगैरह होती है, तो ये कहीं से ली आपने? कहाँ से ली? मेरे गुरुदेव है जो, हाँ ये भी किसी को नहीं पता अभी तक कि मेरे गुरुदेव कौन है। मैं बताता हूँ, मेरे गुरुदेव हैं दुर्गा शंकर जी
मंडावरी वाले, हमारे गांव के पास में ही है, मंडावरी गांव है। वो क्या हमारे गांव में आते थे, ऐसे जब उनके प्रोग्राम नहीं होते थे वो आते थे, और 10-15 बंदे थे, उनको वो सिखाने का काम करते थे। अच्छा। तो हाँ, मेरे को सबसे पहले उन्होंने हारमोनियम सिखाया, और हारमोनियम में उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक से मेरे शुरुआत करवाई कि ये तू बजा। किस उम्र में थे आप उस वक्त? उम्र तो क्या, मैं शायद 10-12 साल का था। ठीक है। उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे भजन दिए, और देसर लो रंग रूडो, राणा जी थारो नहीं पेरुली चूड़ो, ऐसे करके ऐसे दिए। उनकी स्केल भी क्या उल्टी आती है, मतलब बहुत कठिन होती है। उनसे शुरुआत करवाई उन्होंने, और उन्होंने सिखाया मेरे को हारमोनियम। फिर तो वो दमामी है, राव है समाज से, तो वो है गुरुदेव मेरे, दुर्गा। तो गायन भी उन्हीं से सीखा आपने या सिर्फ हारमोनियम? वो तो ऑलराउंडर है ना गुरुदेव। तो हारमोनियम बजा लेते हैं, ऑर्गन बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, पेड़ बजा लेते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं। एक शंकर भगवान का प्रचलित भजन है, भोला को मनड़ो मोयोरे, उस भजन को भी वो बहुत अच्छा डांस करते हुए गाते हैं। तो आज भी मिलना होता है आपका उनसे? क्यों नहीं होता है, अभी आए थे वो। कितनी खुशी मिलती है उनको जब पता चलता है कि मेरा स्टूडेंट गोकुल शर्मा आज बहुत बड़ा नाम बन चुका है। खुशी होती है। एक जगह वो कार्यक्रम में गए थे, किशन करेरी गए थे, तो उनको पूछा, ऐसे बात निकल गई, अभी तो यहाँ पे गोकुल शर्मा आके गया 2-4 दिन पहले। अच्छा, आपके उधर के हैं वो बेगू के? जो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ आके गए। कैसे गाए भजन? तो बढ़िया गाए। अच्छा, अभी बात करवाऊँ क्या? जो उन्होंने बोला बात करवाऊँ, तो हाँ करवाओ। देखे, उन्होंने सोचा यार ये क्या जानते बुजुर्ग लोग हैं, सही बात, उम्र में है वो, हाँ। ये क्या कैसी बात कर रहे हैं, ढोलक बजाते हैं। तो उन्होंने मेरे को फोन लगाया, स्पीकर खोल के बात करी। उन्होंने कहा कि भाई मैं अटक किशन करेरी आयो हूँ, ये कोई गांव का मिलिया खेरिया के भजन पार्टी करन गया। मैं क्यों हाँ, तो लो बात करो। जो मैं क्यों मैं बोलियो स्पीकर में, मैं क्यों यार ये हमारा गुरुदेव है, और मैं यहाँ कोई शिष्य हूँ। वह बड़ी खुशी हुई, और गाँव वाला भी अचंबा हुआ है, गुरुदेव गोकुल जी का ये एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि इतने सालों के बाद तो लोग नाम लेके यूं पहचानने से भी इनकार कर देते कि यार कौन है, मैं नहीं जानता। पर शुरू से एंड तक उनको साथ में लेके चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव की कृपा होती है तब जाके शिष्य आगे बढ़ता है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको गुरु रखना बहुत जरूरी है। गुरु बिना अंधेरा है। तो ये तो म्यूजिक की शिक्षाएं आपने उनसे ली। एक आध्यात्मिक गुरु कौन रहे आपके, जो बाहर की दुनियादारी सिखाई जिन्होंने? ये तो हुए आपके म्यूजिकल गुरु। बाहर की दुनियादारी दिखाने में मेरे को मेरे ठेकेदार जी है गुरुदेव चुनीलाल जी, उदयपुर वाले। उन्होंने मेरे को क्या पैसा कैसे बचाते हैं, कैसे कमाते हैं, मेहनत कैसे करते हैं, सब कुछ उन्होंने सिखाया मेरे को कि ऐसे मेहनत करेगा तब जाके 2 रुपए आएंगे, और 2 रुपए को इस्तेमाल कहाँ करने हैं और किस जगह करने हैं, क्योंकि गरीब स्थिति देखी हुई। सही बात, ऐसे बताया उन्होंने। तो ये स्कूल कॉलेज के बाद की बात है या उससे पहले की बात है? ये 9th क्लास 10th क्लास की बात, 10th क्लास की बात है। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे। और गोकुल शर्मा पढ़ाई में कैसे थे उस समय? पढ़ाई में तो क्या है, देखो 8वीं क्लास तक तो मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, और 9th में क्या मैंने 1 साल में 3 स्कूल चेंज किए। ठीक है। 3 स्कूल। क्या कारण था इसका 3 स्कूल चेंज करने का? हमारे यहाँ मामा जी आए थे गाँव में, जो उन्होंने कहा इसको तो मैं ले जाऊंगा, तो वहाँ इसको पढ़ाऊंगा। तो 8th क्लास में मेरे 58% बने थे। अच्छा। और उसके बाद में 9th में द्वितीय टेस्ट मैंने यहाँ दे दिया था अपने गांव मेघपुरा में। उसके बाद में मेरे को वो लेके गए। फिर मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा दी, मैंने ननियाल लाडपुरा चौराया। अच्छा, है ना, लाडपुरा चौराया अमृतिया गांव है, वहां पे मैंने मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा दी थी। फिर वहां से मैं गया घेगा केड़ा, ये कुड़ी बिलवाड़ा अपने घेगा केड़ा स्वाईपुर वाला, वहां गया। और वहां पे मैंने ये 9th क्लास की वार्षिक परीक्षा दी, तो रिजल्ट आया, फेल हो गया। अच्छा, फेल भी हुआ? एब्सेंट लगी। ठीक है, फेल हो गया। और इधर अपने भजनों का भी सबसे पहले मैंने मेरी जो भजन गाया ना, उसकी सबसे पहली रिकॉर्डिंग भी घेगा केड़ा गांव में हुई थी। तो वहां पे उस जमाने में स्टूडियो वगैरह हुआ करता था? नहीं, एक प्रोग्राम था। अच्छा, लक्ष्मीनाथ भगवान के वहाँ अधिकतर प्रोग्राम होते हैं। वहां पे क्या प्रोग्राम था, तो उसमें प्रोग्राम चल रहा था, और मैंने वहां पे एक भजन गाया, जो हो सकता है आपका क्वेश्चन भी हुए। तो वहां पे मैंने सबसे पहले भजन गाया था, दौड़ू तो मैं पहुंचू नहीं, मारी छेटी पड़ गई। आगे वाला क्वेश्चन यही था कि सर्वप्रथम कौन सा गाना गाया गया। तो ठीक है, चलो कोई नहीं। ये
मेरे को नहीं पता पर नहीं, बता रहा हूँ। ठीक है। ये भजन गाया मैंने, दौड़ू तो पूछू नहीं मारे छेटी पड़ गई नाथ उभा रहीजो, मीरा राम महाराज उभा रहीजो, या मीरा आवेलार उभा रहीजो, एक ये गाया। इसके बाद मैंने गाया गोडलियो मंगवा हमारी माँ, ये 9th क्लास की बात बता रहा हूँ। अच्छा। मन गोडलियो मंगवा, रंग लागो जी मन कोड लागो, मारे जाणू जाणू रोणी चा दरबार मारा मनवा रंग लागो। ये रामदेव जी के लोकगीत थे शायद, भजन थे। हाँ, अच्छा भजन। एक मीराबाई का था, 2 वो थे। ठीक है। और भी गाए थे मैंने 2 भजन। ये भजन जब क्या हुआ कि पहले वो ऑडियो कैसेट चलती थी जो रील वगैरह की, उसमें रिकॉर्ड हुए तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। मैंने कहा यार मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो गई इसमें ऑडियो में। उस कैसेट को मैं लेके आया, आज भी मेरे पास पड़ी है वो, पर चलाऊं कहाँ, ऐसी टेपे बंद हो गई। अच्छा। उसके गाने मतलब मैंने सुने ना तो मेरा खुद मतलब ऐसा लगा मेरे को बिल्कुल छोटी सी बच्चों की तरह, वो पतली आवाज थी वैसी। अभी तो क्या पता, मेरे को नहीं पता पतली होगी मोटी होगी, पर वैसी आवाज थी, वो सुन के बड़ा खुशी हुई। अभी तो बहुत मैच्योर आवाज हो चुकी है वैसे आपकी। भगवान जाने, सांवरिया सेठ जाने। तो 9th क्लास पे आते हैं वापस से। 9th क्लास में आपने बताया आपने स्टडी वगैरह करी, उसके बाद की क्या कहानी है आपकी? उसके बाद में मैंने 10वीं में वो ओपन परीक्षा दी थी और 12वीं में ओपन की थी। वहाँ गांव से ही? हाँ, गांव से नहीं, ठेकेदार जी वहाँ काम करता था मैं। फिर तो वहाँ चला गया था, उनकी नौकरी करता था। उनके सुबह सुबह उठना, उन घर पे उठ के 4 बजे झाड़ू लगाना। अच्छा। ठेकेदार जी वहाँ, और फिर 50 लोगों का खाना बनाना, और 50 लोगों का खाना बनाने के बाद में सेठ जी उठ जाते थे, उनके लिए चाय, उनके कपड़े, अब मतलब पूरी सेवा उनकी। उसके बाद में कंप्लीट उसमें सांस पे करके वापस खाना वाना, प्रत्येक आदमी के टिफिन पैक करना, फिर वहां से स्कूल जाना, काटूना मोड़ से रोडे जाती थी, उसमें जाते थे हम। मेरा एक दोस्त है शंकर गुजरन, हम दोनों जाते थे। और वहाँ जाने के बाद स्कूल जाने के बाद, स्कूल से वापस आने के बाद 12 बजे 1 बजे आता, डायरेक्ट यहाँ से कपड़े चेंज करके सीधा मोटरसाइकिल लेके ठेकेदार जी की साइड पे, अच्छा, वहाँ पे जो बिजली विभाग के खंबे का काम चलता था, वहाँ पे जाके फिर उनके वहाँ खड़ा रहना धूप में। सेठ जी तो रेस्ट करते थे क्योंकि सेठ जी है, ठेकेदार जी है, ठीक है, हाँ, वो घर के आदमी है मेरे। तो वो तो चले जाते थे, वो वापस धूप कम होती आते थे, क्योंकि मेहनत कर, उन्हें यही कहा था तू मेहनत कर, तो कितनी मेहनत कर सकता है, अभी तेरी उम्र नहीं है रेस्ट करने की। स्कूल से आने के बाद में धूप में खड़ा रहना, गर्मी बहुत खतरनाक पड़ती थी, जंगलों में चलता था ये तो बड़ी वाली लाइन का काम। तो वहां से वापस घर आना, फिर शाम को वापस खाना बनाना, ये काम भी किया मैंने। फिर 10वीं में मैंने ओपन पढ़ाई भी करता था, 10वीं ओपन से पेपर दिए, पास हो गया। फिर 12वीं में दिए, उसमें पास हो गया। फिर फर्स्ट ईयर मैंने बूंदी कॉलेज से संगीत लिया था। अच्छा। सब्जेक्ट संगीत का लिया था। मैंने कहा यार संगीत में कुछ करें अपन। तो वहाँ पे मैंने लिया, तो मेरा क्या पाली प्रोग्राम था, तो मैं आया पाली से कोटा, बूंदी पेपर था मेरा, तो पाली से बूंदी आया तो आधा घंटा लेट हो गया मैं। तो मेरे को क्या, फिर उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया और बाहर ही मेरे को कह दिया नहीं, मैं इतनी दूर से चल के आया। फिर वहाँ मानोगे नहीं आप, मैं बाहर वहां से जाने के बाद मेरी दीदी है, उसके घर जाके उनके घर के बाहर बैठ के रोया मैंने कहा यार पेपर छूट गया मेरा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर वहां से रिजल्ट आया तो फेल हो गया मैं। फिर तो भी मैंने कहा यार यहाँ पे अपन एक बार यहाँ से करते हैं वापस, हमारे काटूना मोड़ सहित रूपा जी कृपा जी कॉलेज से, वहाँ पे भी मैंने प्राइवेट किया, वहाँ पे भी पेपर दिया तो फेल हो गया। मैंने कहा आप अपने बस का सौदा नहीं है पढ़ाई का, पढ़ाई से मन उठ गया कुल मिला के, छोड़ दो अपन। फिर छोड़ दी पढ़ाई। तो स्कूल के टाइम पे आपकी क्या इच्छाएं थी यार, क्या बनना है, मतलब क्या सपने थे आपके उस समय? क्योंकि सिंगिंग तो एक पार्ट था कि ठीक है चलो कुछ नहीं हुआ तो ये तो करना ही है, पर फिर भी कुछ इच्छाएं होती है ना मन में कि किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आपकी क्या इच्छाएं थी शुरू में? मेरे को देखो शौक तो था, मतलब मेहनत भी करते थे। मैंने कहा आर्मी में जाएंगे या फिर पुलिस बनेंगे, ठीक है, ये था। और मेहनत भी करते थे, सब कुछ करते थे, पर पढ़ाई में इसमें मैंने सोचा यार गोकुल शर्मा तेरे बस का सौदा नहीं आर्मी में जाने का, क्योंकि सब कुछ चाहिए वहां पे, तो थोड़ी सी लगी हुई हो तो वो भी अंदर लेते नहीं, बाहर निकाल देते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार अपन ना तो नौकरी लग पाएंगे ना पढ़ाई हो पाएगी, फिर पढ़ाई से मन उठ गया था। तो पिताजी के क्या सपने थे गोकुल शर्मा को लेके कि यार बेटा ये बनना चाहिए? वो तो यही चाहते थे कि मतलब मेरे को ज्यादा ये संगीत का ये शौक था, तो वो तो यही सोचते थे कि ये कलाकार ही बने तो ठीक है। अच्छा, उनका पूरा समर्थन था? हाँ, रुचि मेरी इसमें थी, तो उन्होंने कहा चलो वाह तू तेरी इच्छा है जो कर। सपोर्ट पूरा था उनका मेरे। 100 रुपए में उनसे लेके जाता था। 9th क्लास में पढ़ता था जब, वो 100 रुपए को मैं 10 दिन
निकाल लेता उससे। हम्म, तो फिर भूख वगैरह भी लगती थी तो खा लेते, दोस्त लोग खिला देते थे। गरीब स्थिति थी तो पढ़ने वाले कोई कोई पैसे वाले तो मिल ही जाते हैं। तो क्या व्यवहार ऐसा भगवान ने सद्बुद्धि दी है कि किसी से एक बार मिलते तो व्यवहार ठाकुर जी कृपा से बनता रहता है। क्यों है? क्योंकि अपन भले तो जग भला, सही बात है। इस वजह से क्या सपोर्ट तो मिलता रहता था। स्कूल टाइम में जो आपके मित्र गण वगैरह रहे, आज भी वो साथ में है या मिलना जुलना होता है उनसे? क्यों नहीं होता, होता है ना। तो वो कहते हैं अभी वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया यार अब तो। अच्छा। मैंने कहा कैसे हो गया बड़ा आदमी? जो भी स्कूल में मेरे साथ पढ़े जो, तो कहीं कहीं मिल जाते हो, कहते यार गोकुल तू तो यूं यूं। मैंने कहा यार यूं कुछ नहीं है। मैंने कहा देखो अब मेरे साथ वाले कहीं नौकरी भी लग गए बहुत सारे। तो मैंने कहा आपको जहाँ पे आपकी किस्मत ले जा रही थी आप वहाँ चले गए, मेरे को इधर संगीत में ले जा रही थी तो मैं इधर आ गया। और इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं, मजाक करते हैं वो। फिर भी स्कूल के बाद कभी लंबा समय बैठना हुआ उनके साथ कि यार चलो आज थोड़ा गपशप मार लेते हैं, पुराने दिनों को याद कर लेते हैं एक बार? टाइम ही नहीं मिलता। कभी नहीं मिला समय? कभी भविष्य में इच्छाएं हैं आपकी कि यार एक बार तो एक दिन दोस्तों के लिए निकालूं यार मैं? दोस्तों के लिए निकालूं पर करूं क्या? मैं सोचता हूँ ये प्रोग्राम कम होते हैं, ये मड़ मास होता है जब, या बारिश के समय। तो बारिश के समय मेरे क्या हर साल मैं जहाँ जाता हूँ मेरे देवी देवता के जो अभिषेक वगैरह करवाता हूँ उसमें बिजी रहता हूँ। टाइम मिलता नहीं कुल मिला के। फिर भी भगवान कभी ना कभी मिलाएंगे। तो जैसे स्कूल कॉलेज के टाइम पे एक मस्तियां होती है, दोस्त यार मिलके कुछ शैतानियां करते हैं, ऐसी कोई एक शैतानी जो आज भी अगर रात को सोते वक्त याद आ जाए तो खलबली मच जाती कि यार वो दिन थे? ऐसी कोई एक किस्सा आप सुनाना चाहिए अगर अपने दर्शकों को? पर आप भी ऐसो एक बार कहीं लड़ी हुई स्कूल में, जो ईंट को टुकड़ायो, ठीक है, जो गुस्सा है, जो ईंट को टुकड़ो जो देनी की कहीं लाख हिकेगी। अच्छा। वो कौन आ गया माथा में, वो पूरा परिवार वाला मार घर आ गया। पप्पा ने कहा वो आया करे तो मुंह घुस गयो। मैं क्यों आज तो कूटी, ठीक है, घुस गयो। पप्पा ने क्यों यार के छोरोता को पत्थर फेंक्यो जो मांग छोरा के माथा में लागी। जो हमारा पप्पा मैंने कहा हाथा जोड़ी माफ कर दो, बालक है, बच्चों है, लड़े हो जावे, देरियो को दूजा को आपके लागी, इलाज करा दे वहाँ। तो वह आया 17 तक वो उठे बैठे रहा था, आयो को तो भी वह मैंने एक बार उन्हें बुलाओ उठे मांग सामने बुलाओ। मैं क्यों सामने जाऊँ, हमारे देपाड़ी बने तो भाई बच्चा बच्चे डर लागे ना। तो 50 भागों में मिलियो। मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं हमारो। मस्तियाँ तो घनी करते हो, सबू ज्यादा यो कुश्ती खेला स्कूल में ही, और एक बार जूडो में भी गयो मैं। अच्छा। जूडो खेलवा जो अगलो आदमी एक में उठान फेंक दियो तो हाँ, जूडो में तो बड़ा दमदार आदमी था ना। तो जैसा कि गोकुल जी आपने बताया कि आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, तो आपको ठेकेदार के साथ नौकरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो उस समय में बहुत हालात खराब थे घर परिवार के, बहुत गरीब स्थिति थी। और मैं क्या बताऊं, स्कूल की जो ड्रेस होती थी ना, वो भी अगर फट जाती थी तो पहले वो अपने रजाई के वो सिलने की नहीं होते धागे, उनसे उस पैंट को सिलते थे। पीछे वो ऐसी वो क्या बोलते कारी लगाते थे, कारी लगा, हाँ, उसको वो वाली पैंट पहनते थे। गरीब स्थिति थी। पढ़ाई के साथ में भाई पापा को 90 रुपए 100 रुपए 9th क्लास में थे तब, हाँ, तनख्वाह मिलती थी। तो अब उस तनख्वाह से क्या हो सोचो। तो फिर कुल मिला के इतनी खेती भी नहीं थी हमारे, तो जमीन भी सारी बांध के अंदर डोरे बांध है उसमें चली गई। तो फिर पत्थर वाली जमीन है हमारे उधर तो सारी, तो पत्थर ही पत्थर है। तो वहाँ पे खेत वगैरह भी कम थे, तो बाद में बनाए पापा ने, इन्होंने, मेरे बड़े पापा ने, सबने मिलके। तो उस स्थिति में नौकरी करना किसी के साथ मतलब करना ही मेरे को उचित लगा, क्योंकि धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मैंने कहा बड़ा बेटा होता है तो पिता के कंधा बराबर देता है, मैं उनके साथ में खड़ा रहता है। इसलिए मैंने सोचा भाई अपन पढ़ाई भी करते हैं और कुछ सीखने को भी मिलेगा अपने को, और पैसे भी मिलेंगे। बाकी इसीलिए मेरे को वहाँ पे 50 लोगों का खाना बनाना पड़ता था और उनके वहाँ नौकरी करी थी। तो आपके पिताजी का क्या इसमें था कि मेरा बेटा इधर जाए या नहीं जाए? नहीं, वो तो देखो क्या बोलेंगे, क्योंकि फिर भी एक उनकी क्या इच्छा रहती थी कि यार पढ़ाई वगैरह भी कर रहा है, फिर लड़का वहां भी जा रहा है, वो सारा कुछ भी देख रहा है। नहीं, उनका एक ये सिस्टम सही था कि जिंदगी में आदमी, आपको भी बता रहा हूं मैं, मेरा नॉलेज है, जिंदगी में आदमी को एक बार तो दुख आएगा, या तो शुरू में आएगा या बाद में आएगा। पर दुख अगर जो इंसान देखेगा ना उसको सुख मिलेगा, और जो पहले सुख देखेगा ना उसको भगवान करे ना आए पर दुख आता है। तो मैं वो पापा ने ये कहा कि तू पहले से मेहनत कर, अगर तू अभी मेहनत करेगा ना तो आगे जाके तेरे को इसका फल मिलेगा। अगर मैं पहले से रईस बन जाता, मेरे पापा को 100 रुपये मिलते,
मैं तो कुछ भी करता, घर से मक्की गेहूं होते उनको चुरा चुरा के बेच ले आता, कुछ भी कर देता। फिर मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने जैसे कहा वैसे किया मैंने। मेहनत करने वालों की जीत होती है और फल मिलता है, इसीलिए मैंने नौकरी करी। और शायद यही कारण रहा कि बहुत कुछ आपको जिंदगी के बारे में वहां से सीखने को भी मिला ना, क्यों नहीं मिला। अगर मैं घर से 8वीं क्लास पढ़ाई करने के बाद 9th में बाहर नहीं जाता, अमृतिया लाडपुरा नहीं जाता, गेगाखेड़ा नहीं जाता, तो ना तो मैं इतने सिंगर इसमें आता, और ना मेरे को ठेकेदार जी मिलते, और ना मेरे को मार्केट देखता। सब कुछ मतलब घर से बाहर निकलने के बाद ही मिला है। ठीक है। तो उस दौर के बाद फर्स्ट बार आपको स्टूडियो के अंदर कौन लेके गया आपको? स्टूडियो में तो आपको मैं बताऊं, ये बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, किसी ने पूछा नहीं शायद तक। मेरे को ये क्या, जब कैसेटें चलती थी ट्रैक्टरों में, इनमें मैं नंदराई रहता था। जो ये ठेकेदार जी का काम वहां पे एक साइड ली थी इन्होंने, तो वहां गया मैं नंदराई, जहाँ पे मेरी मम्मी के बुआ के लड़के हैं, मामा जी भी है, वहां गया था। तो वहां पे मैं क्या सॉन्ग लिखने का काम ही करता था। अच्छा, साइड पे बैठे बैठे, हाँ, क्योंकि पढ़े वढ़े तो ओपन है, तो वहां पे मैं लिरिक्स लिखता था और सॉन्ग भी लिखता था, भजन भी लिखता था। इधर ट्रैक्टर चलते थे, उनमें गाने चलते थे। वहां पे मैंने के सबसे पहले एक मतलब कैसेट के गाने लिखे, बन्ना सा का ब्याह में नाचूं, दे तालियां, माने भी परणा दे भाई, लाडी लहू लारा लारा, ऐसा करके कुछ 8-9 ये लिरिक्स लिखी थी आपने? हाँ, 10 गाने गाया लिखे। किसने था? मैंने गाया ना, तो बता रहा हूँ सारी बात है। तो यहाँ से ये गाने लिखे थे मैंने, वो गा के बताऊं आपको? यूं बिल्कुल, ये वाला गाना तो गा के बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी यादें जुड़ी है बहुत सारी। ये स्टार्टिंग वाली मैं बता रहा हूँ, जो मैंने कैसेट गाई थी स्टूडियो में, और कहाँ गाई थी वो बताऊंगा। अरे बन्ना सा का ब्याह माई नाचू दे तालिया, अरे बन्ना सा का ब्याह माई नाचू दे तालिया, माने परना दे, माने भी परना दे, माने भी परना दे बाई, लाडी लाऊं लारा लारा। मतलब जैसे कि उसका ब्याह हो रहा है, इसके साथ में मेरे की भी शादी करवा दो। अच्छा। तो मैं भी मेरे लुगाई लाऊं। मतलब ये सोच गाने के बोलते। हाँ, गाने के बोलते। सोच क्यों आई? क्योंकि इधर उधर जो गाने सुनते थे उस समय, सबसे ज्यादा गाने भी यही, ये लोकगीत वगैरह का यही चलते थे, बन्ना बन्नी के, काले कूद पड़ियो रे मेला में, ऐसे। तो ऐसे करके मैंने 12 गाने लिखे थे। ठीक है। फिर 12 गाने लिखे मैंने। आप सुनना, आप मेरी शुरुआत कैसेट है कहाँ से क्या हुई। तो 12 गाने लिखे और मैंने लगाया शंकर सीरीज कैसेट वाले के फोन, जयपुर। ठीक है। पहले उस कवर पे नंबर आते थे, उस पे लगाया मैंने फोन। मैंने कहा यार मेरे को ऐसे रिकॉर्डिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग करनी है तो आ जाओ। कितने गाने? मैंने कहा भाई 8-10 गाने जो आपके इसमें आते हैं वही ए साइड बी साइड करके कैसेट को पलटी लगाते हैं। ठीक है। मैंने कहा भाई कितने रुपए लोगे? उन्होंने कहा भाई 5,000 रुपए लगेंगे उस समय 5,000 रुपए लगेंगे। तो 5,000 रुपए, मैंने कहा भाई मेरे पास कहाँ है 5,000 रुपए, और ठेकेदार जी से मांगू तो वो तो गुस्सा करते, वो तो मेरे को गाना ही नहीं गाने देते थे। सही बात। वो तो मेरे को गाली निकाल देते कि चुपचाप काम तो नहीं करता, नहीं इधर उधर न जाने क्या कहाँ जा रहा है, ये ऐसे कहते थे। वो उनकी सोच थी कि ठेकेदार बनूं, तो वो तो जाने नहीं देते थे। फिर मैंने क्या हुआ, मेरे राधेश्याम मामा जी है, उनको कहा, मैंने कहा मामा जी आप 5,000 रुपये ले और अपन दोनों जयपुर चलते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करके आते हैं। मेरे मामा जी ने हम दोनों गए। तो वहाँ पे अब देखो शहरों में जाते हैं, कोई गरीब आदमी होता है। पहली बार जयपुर गए उस दिन आप? पहली बार जयपुर गाने के लिए? खाने के लिए गया, बस में गए थे। एक बड़ा बड़ा झोला है मेरा बैग, अभी भी मैंने उसको रख रखा है स्टूडियो में व्यवस्थित। उसको लगाया, मेरी आदत थी, इतनी सारी बुकें उसमें गाने लिख लिख के, और पुरानी छपी हुई गानों की किताबें सारी थी। तो उसको लेके मैं चला गया वहाँ गए तो सबसे पहले उन्होंने पैसे मांगे। हमने उनकी शॉप पे पैसे जमा करा दिए। फिर उन्होंने कहा टेम्पो पकड़ो और लाल कोटी करके कुछ ऐसा ही है, वहां चले जाओ। तो वहां पे हम गए, 1.5 घंटे तक स्टूडियो के बाहर ऐसे पेड़ के नीचे बैठे रहे। भाई अब बुलाए, अब बुलाए। अच्छा, नंबर वाइज चलता था उस समय? अब बुलाए तो उन्होंने फिर बाद में बुलाया नहीं। मैंने कहा मामा जी आप अंदर जाके देखो, अपन ऐसे बैठे रह जाएंगे, अंधेरा हो रहा है, अभी रात पड़ते है तो खाना भी खाना है, यहाँ पे लोग फिर अपने वैसे बैठे नहीं रह जाएंगे, जयपुर सिटी है। फिर मामा जी को भेजा, उन्होंने कहा कि शंकर सीरीज कैसेट वालों से आप बात कर लो, उनको पैसे दे के हमारी रिकॉर्डिंग करवा दो। वहाँ पे मैंने 8 गाने गाए थे। एक तो ये बनासा का ब्याह में नाचू दे तालिया, और ऐसे कुछ मतलब थे, इतने याद नहीं मेरे को। तो म्यूजिक वगैरह वहाँ हैंड टू हैंड बना? लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी। अच्छा। लिख के कहते मैंने लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी। तो वो मैंने कैसेट गाई सबसे पहले स्टूडियो में, जिंदगी में पहली बार जयपुर में।
फिर क्या हुआ, वो कैसेट आई। वो कैसेट आने के बाद में मैंने उस कैसेट अपने श्री कैसेट वालों को फोन लगाया। उसके बाद में तो मैं एक बार और गया था, ठीक है। तो पैसे नहीं थे मेरे पास, वही शंकर सीरीज वाले के पास। जो वो कैसेट जो आपने रिकॉर्ड करी जयपुर में, हाँ, उसको कैसे क्या रिलीज करा, उसका क्या रिस्पॉन्स था? वो तो उन्होंने कर दिया, मेरे को क्या, हो तो आपको पता ही नहीं चलने दिया? मेरे को तो पता क्यों नहीं चलता, उस समय तो कैसेटें चलती थी। हाँ। और तो वो वाली रिलीज हो गई। मैंने सोचा यार अब तो पैसे नहीं लेंगे भाई, पहली बार पैसे लिए, अब नहीं लेंगे। ठीक है। तो मैं गया, मैंने कहा यार और गाने लिख के लाया मैं, आप रिकॉर्ड करवा दो। उन्होंने कहा पैसे जो, मैंने कहा यार देखो ऐसा है, पैसे तो हम बस में आए, तो मेरे को नींद आ गई थी, तो मेरा क्या बटुआ चोरी हो गया, तो मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा। तो बाद में मैं भिजवा दूंगा, आपके मनी ऑर्डर करवा दूंगा। उन्होंने कहा चलो देखते हैं, कुछ स्टूडियो पहुंच जाओ। भाई साहब स्टूडियो गया, वहां पे मेरे को रिकॉर्डिंग ही नहीं करवाई उन्होंने, बाहर बैठा था, बैठे रह गया। फिर शाम को अंधेरा पड़ गया। उसके बाद में मैंने घर पे, हमारे फोन था लेट लाइन वाला घर पे, मैंने फोन लगाया, मैंने कहा पैसे भी नहीं है और खाना है और आना भी है, किराया भी नहीं है, और रिकॉर्डिंग उन्होंने नहीं करवाई थी। फिर मैं वहां से, क्यों देखो शहरों में होता है वाजिब, उनका सिस्टम होगा, मैं उनके लिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नहीं हुई तो नहीं हुई। रिकॉर्डिंग पहली वाली करवाई, उसके बाद पैसे नहीं थे, सेकंड रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मैं आ गया अपने मतलब आए कहाँ से, मेरे छोटे वाले भाई को पापा ने पैसे दे के जयपुर भेजा। अच्छा, पहले गांव से जयपुर भेजा? हाँ, गांव से जयपुर भेजा, तू पैसे लेके जा और उसको पैसे देना और खाना भी खा के फिर आना। तो मैं वो आया, मैं वहां से सुबह फिर जयपुर वाली गाड़ी में अपने गाँव चला गया घर पे। फिर वहां पे मेरा दिमाग बहुत खतरनाक खराब। मैंने कहा यार कैसी अजीब दुनिया है, पैसे नहीं थे तो नहीं हुई रिकॉर्डिंग। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग है जो कैसेट का अपन इस्तेमाल करते हैं। मैंने लगाया श्री कैसेट अजमेर फोन, श्री कैसेट वालों को फोन लगाया, आनंद जी मोटवानी करके हैं, उनको फोन लगाया। तो वो क्या पैसे वाले, और मतलब उन्होंने कहा कि भाई तू तेरी कैसेट भेज, पहले कहीं गया है क्या। मैंने कहा ठीक रहा, झरिया तो अच्छा हो गया है, कैसेट तो गादी रेफरेंस तो, हाँ भेजने के लिए तो ठीक रहेगा। पापा पोस्ट ऑफिस में ही है। मैंने कहा इसको आप करो पैक, और ये इनका पता है श्री कैसेट वालों का दरगाह बाजार, वहां पे इनको भेजो। पापा ने उस कैसेट को वहां भेजी। उन्होंने कॉल किया कि आवाज, मतलब सोचा होगा कुछ आवाज ठीक है, कुछ भी सोचा होगा। उसने कहा कि आजा, ठीक है। तो मेरे तो जमीन किसी की, मैंने कहा यार उसने बुला लिया मेरे को, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो मैं भाई साहब उसी समय बेटा लिया अपना झोला, वही पीछे वाला बैग लिया, चला गया अजमेर। वहां पे जाके बेटा, मैंने कहा यार एक बार मेरे पापा का फोन कर दो, मैं अजमेर आ गया। तो उनके भी वो लेट लाइन फोन थे, उस फोन से हमारे घर फोन कर दिया। पापा ने कहा छोड़ा बच्चा है अभी और इसका ध्यान रखना, और ज्यादा होशियार नहीं है अभी, बच्चा है। तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहे, आपका बच्चा एकदम हम लेके जाएंगे और हमारे साथ ही। मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें। फिर फोन कटा और उन्होंने इतना सा कहा कि ध्यान रखना तुम। मैंने सोचा अजमेर में रिकॉर्डिंग हो रही होगी, ठीक है। तो मैंने कहा इनका स्टूडियो, जयपुर गए तो आसपास ही स्टूडियो था। उन्होंने तो कहा कि तेरा बैग कहाँ है, मैंने कहा ये पड़ा है। तो चलो, उन्होंने क्या टिकट विकेट करवा दिया दिल्ली के स्लीपर में। हाँ, अच्छा। तो टिकट विकेट करवा दिया, वहां से सीधे दिल्ली के लिए बस में बिठा दिया। मेरे को कहा कि ये तेरी स्लीपर है, ये तेरे खाने का पैकेट है, ये तेरे पानी की बोतलें हैं, ये तेरे ओढ़ने के लिए रजाई है, सो जाना। मैंने कहा ये तो बताओ चल कहाँ रहे। अच्छा, वो साथ में चले आप? हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा दिल्ली चल रहे हैं। मैंने मेरी जिंदगी में दिल्ली नहीं देखी, जयपुर ही पहली बार गया दिल्ली। उन्होंने कहा दिल्ली चल रहे हैं, मेरे को ठीक है चलो। गया मैं दिल्ली, दो बंदे थे वो, एक तो आनंद जी खुद थे, एक आदमी और थे, दोनों गए। वहां उतरे, सुबह सुबह ऑटो किया उन्होंने, होटल लेके गए। होटल पे गए तो उन्होंने कहा ये तेरा रूम है, ये हमारा रूम है। अच्छा। या तू आराम से गाने कंप्लीट कर ले। तो मैंने कहा भाई गाने कंप्लीट, लिखने में क्या फास्ट था, तो वहीं पे मैंने बैठ के 8 गाने तो लिखे। और अच्छा। उन्होंने कहा कि जो तूने अभी वहाँ शंकर सीरीज में जो कैसेट गाई थी ना, वो सेम की सेम कैसेट वापस गानी तेरे को। अच्छा, वो गाने तो सेम गाने वापस रिकॉर्ड करने, सेम के सेम रिकॉर्ड करने। मैं थोड़ी समझता था कि कॉपीराइट क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने तो गा दिए सीधे सीधे। वो की वो एक पूरी कैसेट गा दी। स्टूडियो में गया, एस कल्याणी स्टूडियो में, तो उन्होंने कहा कान में मैं वो पहले लूंग पहनता था। उन्होंने कहा ये पहाड़ी इलाके से आया क्या? तो मैंने कहा आया हूँ राजस्थान से। अच्छा ठीक है, पहाड़ी इलाके तुम्हारे उधर ये पहनते वो पहनते? मैंने कहा सब पहनते हैं, राजस्थान से हूँ मैं, मेवाड़ से। तो उन्होंने एक रिकॉर्डिंग करवाई उनके स्टूडियो में। फिर और उन्होंने कहा कि दूसरे स्टूडियो में चलते हैं, तो एक प्रीतम भाई के स्टूडियो में लेके गए, वहां पे भी एक कैसेट गाई, 2 कैसेटें हो गई। उसके बाद में बंदा घर पे आ गया, अब टोटल मेरी कैसेटें होगी 3। उसके बाद में तो भी नहीं रुका मैं,
मैंने नाइस म्यूजिक कंपनी पाली, उनके लगाया फ़ोन। तो उन्होंने भी कहा कि वो भी सिंधी है, तो उन्होंने बोला कि भाई आजा, तो रिकॉर्डिंग भेजी उनको भी पहले, आजा भाई आजा। उनके वहाँ गया तो फिर तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, मतलब कि रिकॉर्डिंग कहीं दूसरी जगह होती है। अच्छा। पाली गया, पाली जाने के बाद उन्होंने सीधा बोला कि ये बस है बालोतरा वाली, इसमें बैठ और बालोतरा चले जा। मैंने कहा बालोतरा कहाँ है, क्या है, मैं तो कुछ समझता नहीं। उन्होंने कहा तो इस बस में बैठ जा और वहाँ जाके इस नंबर पे फ़ोन कर देना STD से। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। तो मैं चला गया, बालोतरा गया, वहाँ पे इंद्रजीत शर्मा है, बहुत अच्छे इंसान है और बढ़िया, मतलब बढ़िया मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने। तो उनके वहाँ चला गया मैं, इंद्र जी के वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा भूख लग रही है सबसे पहले तो, भाई मांग लेते इसमें क्या। मैंने कहा भूख लग रही है, तो उन्होंने वो समोसा मंगवाया था। तो वहाँ पे मैंने कौन सा गाना गाया, चोरी घुस गिरे मेला में समोसे मिर्ची को खायो। अच्छा। ये गाना वही समोसा खाया मैंने, वहीं पे ये गाना गाया था। ऐसे करके वहाँ पे भी 8 गाने गाए। कोटा का स्टेशन पे, कमली रपट पड़ी है बूंदी का स्टेशन पे, केवरम कुड़ी सुन जमकुड़ी है हमारी बात, तर देवरियो मिसकोल गणा मारे जमकुड़ी। ऐसे करके ये उसी टाइम लाइव लिख के आपने रिकॉर्ड किए सारे? वही लाइव, वहीं बैठ के। ऐसे हुई केस्टू की शुरुआत। ठीक है। और उसके बाद में तो जैसे कि बालोतरा, जयपुर, फिर बाद में जयपुर गया मैं। तो जयपुर BSB स्टूडियो में फिर तो क्या अपने खुद के हिसाब से करने लगे। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा। तो मैं क्या रिकॉर्डिंग करने गया था BSB स्टूडियो में वहाँ पे। तो मैंने वो गाना गाया, मतलब अपने भजन, कृष्ण भजन की रिकॉर्डिंग की थी। और उसके बाद में माता जी की रिकॉर्डिंग करी थी, ठुमक ठुमक ने चाल भवानी। ये 2 एल्बम मैंने भगवान के गाए थे। फिर मैं बाद में मेरे कोई कंपनी का था कि यार रिक्वायरमेंट थी कि तू बना बनी के गीत गा। तो बना बनी के गीत रिकॉर्ड करने के लिए वापस जयपुर गया। तो ओमनी थी अपनी, मारुति ओमनी ले ली थी। फिर तो वहाँ गया, तो उस समय मैंने वो तो 2009 में 10 में गाया मैंने एक गाना, आटो किसी चिकी को खायो ब्यान मोटी होगी। ये सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था। और उसके बाद में तो अपने ये मेवाड़ी ब्रदर्स राजू जी ने स्टूडियो खोल दिया था। तो इनके यहीं पे रिकॉर्डिंग करने लग गए थे। यहाँ पे एक भजन गाया था मैंने, जो अभी तक शायद आपको भी पता नहीं होगा। ढोल नगाड़ा बजा करे भेरू जी को भोपो नाचिया करे, थाली मांदड़ बजा करे भेरू जी का डीले पे छाया पड़े। ये भजन मैंने गाया। तो ये भजन उस समय कैस्टो में बढ़िया चला था। और इसी भजन को गीता बहन रेबारी ने गा रखा है कि ढोल नगाड़ा बजिया करे मारो कानूडो रास रसिया करे। तो इसमें मैंने मेरे नीचे मैंने कहा कि भाई, मैंने कंपनी को फोन किया, मैंने कहा देखो लिरिक्स मेरे हैं, मेरे को केवल मात्र मेरा नाम चाहिए, ना कि मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा पैसे ले लो आप गाने के, आपकी लिरिक्स है। तो मैंने कहा मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरा नाम चाहिए। आज भी उसी भजन के नीचे स्पेशल लिरिक्स थैंक्स में गोकुल शर्मा लिखा हुआ है, वो भजन यहाँ गाए थे। उसके बाद में तो मेवाड़ी ब्रदर्स में खूब सारे गाने गाए। तो उसके बाद मेवाड़ी ब्रदर्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो आप उनके साथ गाना बंद कर दिए या अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया, या क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। राजू जी तो मेरे खास दोस्त थे, आज भी मित्रता खास है। दोस्त थे। हाँ। एक्सपायर हो गए, भगवान बहुत बुरा किया। राजू जी मेवाड़ी मेरे खास मित्र थे। और शैतान जी मेवाड़ी उनके बड़े भाई आना, वो दोनों भाई मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरा उन्होंने। मैंने स्टूडियो खोलने की तो इसलिए सोची कि अपने घर स्टूडियो खोलने का। यहाँ पे क्या राजू जी का अकेला एकमात्र स्टूडियो था। हाँ। अपने मेवाड़ में। तो इनके यहाँ इतनी भीड़ पड़ती थी, इतनी भीड़ पड़ती थी, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन की वेटिंग करनी पड़ती थी रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैंने कहा यार चलो कुछ आता जाता तो है नहीं, फिर भी मैंने कहा यार राजू जी, शैतान जी, अपने वहाँ भी स्टूडियो खोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खोल लो। दोनों भाई आए स्टूडियो में, शैतान जी, राजू जी, और इनके सानिध्य में हुआ था काम। कुल मिला के ये है। बाकी ऐसा क्या हुआ, ऐसा वैसा नहीं, बहुत सारे जनों ने कमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों अलग हो गए या आपने अलग स्टूडियो खोल लिया, या तो उनकी बातों को क्लियर करने के उपलक्ष्य में अपना ये क्वेश्चन था। ऐसा कुछ नहीं। आज भी प्रेम है शैतान जी से? क्यों नहीं है यार, अभी उनको उनके हमारे बात होती है, शैतान जी के हमारे। अभी उनके मकान का 2 मकान है, मतलब जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलो एक बार बीच में भी राजू जी थे, उस समय भी मैं गया उनके वहां पे, एक सॉन्ग गा के आया। अभी अपने स्टूडियो होने के बाद भी गया, मैं गाना गाया था मैंने, याद नहीं आ रहा दिमाग में, वो गा के आया था। ऐसा कुछ नहीं। इस समय जो ये सारे गीत चल रहे थे, इस समय तक का सबसे प्रचलित सॉन्ग कौन सा था आपका, जिससे गोकुल शर्मा नाम हाइप में आया? लोकगीत? हाँ, लोकगीतों में। लोकगीत में तो ये था आटो किसी चिकी को खायो, सबसे ज्यादा। हाँ, ये प्रचलित हुआ हर जगह, ब्याह शादी में, ब्यान मोटी होगी। और मेरे को ऐसी याद है, मैंने कहा क्या गाया मैंने। तो गोकुल जी, जब कैसेट्स का जमाना था,
उस समय रेवेन्यू का क्या सोर्स रहता था? जो पैसे कमाने की जो इनकम होती है वो कैसे थी? आपके पैसे वगैरह आते थे या उस समय कहाँ से पैसे आएंगे? नहीं, पैसे कैसेट्स तो वगैरह जैसे मार्केट में जाती है उसके रेवेन्यू कमीशंस के आधार पर लोगों के ऊपर वितरित होते हैं। कुछ नहीं, पहले तो नाम ही किया और अच्छा। मैंने तो मांगे भी नहीं हाँ। कि मुझे पैसे दो। पैसे मांग लूँ वो मना कर दे तो कि भाई तू तो मस्त रहे, अब अभी से तेरी औकात बता रहा है कि पैसे मांग रहा है। मैंने तो कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा अपने को बस केवल नाम 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 चाहिए बस। तो ब्याज नाम ब्याज ब्याज पे भी पैसे लाए आपके? एक दो इंटरव्यू देखे उसमें। ब्याज ये ब्याज इसकी से क्या कहानी है पूरी, एक बार एक्सप्लेन करो। ब्याज क्या है, मैंने गलतियां ऐसी करी। पैसे आते थे मेरे पास में, जैसे 10,000 रुपए है तो मैं क्या 50,000 का काम कर लेता हूँ। ठीक है। तो 10,000 रुपए अगर मेरे पास है, मैं 40,000 रुपये सिर चढ़ाऊंगा और तो वो मेरे को क्या यूं ही थोड़ी मिलेंगे, तो वो तो ब्याज से लाने रहे। फिर क्या, एक आदत ये भी बहुत खराब थी पहले मेरी, एक काम मैंने ये कर रखा है तो फिर भी दूसरा काम और छेड़ दिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मोटरसाइकिल ली थी मैंने सबसे पहले। ठीक है। उस समय मेरे पास थे वहाँ पाली से आया मैं, उस समय उन्होंने मेरे को पैसा दिया था, तो वहाँ रिकॉर्डिंग बालोतरा से आया था। मेरे को क्या हुआ कि अपने गांव जाना था, बैग वो झोला मेरा बड़ा वाला बैग रहता था, तो एक आदमी को मैंने हाथ ऐसे, मैंने कहा यार तेरी बाइक पे मेरे को गांव ले चल। उस बंदे ने मेरे को कहा कि नहीं मैं तो गांव नहीं जा रहा हूँ, अभी बाजार में जा रहा हूँ। मैं वहीं खड़ा था और मैं देख रहा था कि भाई आदमी मेरे को लेके चलेगा। वो थोड़ा इधर घूम के और वापस 2 मिनट उधर जाके सीधा ही निकल गया, मेरे को नहीं लेके गया, बिठाया नहीं मेरे को। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कल की तारीख में मोटरसाइकिल लेके आऊंगा, जिद्दी तो हूं मैं, फिल्मी सीन हो गया है। तो एक जिद्दी तो आदमी हूँ, यूं हूँ कि जिद्द के कोई चीज समझ में आ गई, ये चीज अपने हासिल क्यों नहीं हो रही, इसको तो करनी है। तो वो ठेठ से हूँ जिद्दी, तो अभी जिद्दी की बात भी बताऊंगा आपको। तो उस बंदे ने मेरे को मोटरसाइकिल नहीं बिठाया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब। दूसरे दिन मेरे पास थे 3-4 हजार रुपए। 7,000 रुपए में त्रिवेणी चौराहे है, शिवम म्यूजिक करके पहले कैसेटों की दुकान थी, अभी होटल है, ढाबा त्रिवेणी का ढाबा जिसको बोलते हैं, नदी के किनारे। बिल्कुल। वहां पे एक लोकेश जी है शर्मा, वो अभी भी मित्र है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा। उनके वहां गया मैं, मैंने कहा लोकेश जी मेरे को मोटरसाइकिल लेनी, आप मुझे पैसे दो, जो कितने रुपए जो। मैंने कहा भाई, उनको पूछा डाउन पेमेंट कितना चाहिए, उन्होंने कहा 10-12 हजार रुपए। मैंने कहा 7,000 रुपये दो आप। 7,000 रुपये उनसे मैं उधार लिए। मामा जी के पैसे 5,000 रुपये रिकॉर्डिंग में उधार लिए थे ना, वो भी मैंने अभी 8-10 साल पहले दिए। उसके बाद में उनके 7,000 रुपये दिए, उन्होंने 7,000 रुपये दिए। फिर दूसरे दिन मैं मोटरसाइकिल लेके आया, उस बंदे को बताया, मैंने कहा ये मोटरसाइकिल ले आया मैं। ठीक, उनके पैसे काफी दिनों में दिए, उन्होंने बहुत फोन किया। मैंने कहा पैसे नहीं है, मैं दूंगा जरूर, खाऊंगा नहीं, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया, तो उनको दिए। और वह मोटरसाइकिल मैंने ली थी। फिर बीच में क्या है, कैसेटों की दुकान थी, स्थिति बहुत खराब हो गई, तो 2-3 किस्तें ड्यू हो गई मोटरसाइकिल की। भाई साहब मोटरसाइकिल को खींचने वाला नहीं आते, जैसे ट्रैक्टर उठाने वाले आते हैं, वहाँ बेगू मेरी बाजार में दुकान थी, तो वो आए लठंगे आए, वो पहलवान कि तेरे बाप की है क्या मोटरसाइकिल, पैसे नहीं दे रहा, ऐसे चिल्लाया वो बाजार में उन्होंने जोर जोर से। और अभी भी है वो मोटरसाइकिल मेरे पास। तो उनका पैसे दे नहीं तो मोटरसाइकिल जाएगी, तेरे को पता नहीं चल रहा, ब्याज लोन ले लिया, पैसे नहीं चुका रहा। मैंने कहा है नहीं भाई साहब, दे दूंगा, घर आ जाएगा। फिर मैंने ठेकेदार जी को फोन किया, ठेकेदार जी आए, उनकी जो किस्त बकाया थी उनको वो पैसा दिया। और उसके बाद में अभी वो बंदे मेरे को मिलते हैं, वो बड़ा वो शर्मिंदा होते हैं। मैंने कहा यार समय की बात है, टाइम की बात है। हाँ, ऐसे करके मोटरसाइकिल लाए थे, ये किया। तो ये सब जब चीजें चल रही थी, तो उस समय परिवार की क्या प्रतिक्रियाएं थी आपको लेकर कि यार लड़का किस वे में जा रहा है? नहीं, परिवार तो साथ में था ना, वो तो चाहते थे कि जो कर रहा है जो करता रहे। पूरा सपोर्ट था। पूरा। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत जिद्दी हुआ करते थे, तो जिद में और क्या क्या आपने जिद में कर दिया, जो बताओ एक बार। बच्चा था उस समय से जिद्दी हूँ, और अब थोड़ा बहुत भगवान ने सद्बुद्धि दी है। एक बार क्या हुआ, मैं ननियाल से नाना जी आए थे, वो लाए थे गुलाब जामुन। ठीक है। एक छोटी सी डिब्बी लाए थे ऐसी सी, गुलाब जामुन लेके आए, तो उसमें जो 5-7-8 पीस कुछ थे। तो मेरी क्या मंगती आदत थी पहले खाने की, मतलब खाने में, मतलब मैं चोरी कर करके खाता था। अच्छा। चोरी मतलब खाने की चोरी है, घर में, बाहर नहीं। घर में तो जैसे खोटा होता था हमारे घर, पहले कच्चे मकान थे, उसमें वो खोटा जिसमें गेहूं पड़े रहते थे, उसके अंदर वो बेली का गुड़ आता था, बेली का गुड़ और घी, उसकी क्वांटिटी को मैं तड़ाई तोड़ देता, तोड़ के उसके अंदर घुस के ऐसे निकाल के, ज्यादा भी नहीं खाता था, बस खाने का शौक था। एक बार पीछे से दादी, मैं तो आधा तो कोठे में, आधा बाहर, तो पीछे से दी उन्होंने खींच के, मैंने कहा पक गया फिर। और अभी बच्चा था उस समय, उन्होंने
नाना जी वो गुलाब जामुन लेके आए। तो मैंने क्या किया कि गुलाब जामुन पड़े थे तो उसमें से सबसे पहले मैंने उठा के 2 गुलाब जामुन चेप लिए, खा गया मैं। ठीक है। 2 गुलाब जामुन खा लिए तो मेरी बड़ी वाली दीदी तो उसको पता लग गया कि इस मंगते ने पहले ही खा लिए। सही बात है। तो अब वो मैंने कहा अभी पार्टी करेंगे तो हिस्सा करेंगे तो मेरे भी आएगा। हाँ। तो वो क्या हुआ कि जामुन तो उन्होंने ले लिया और वो चाशनी मेरे को दे दी कि तू ये खा। मैंने कहा मेरे भी तो चाहिए, अभी मैंने कहा खाए तो तूने खाए। मैंने कहा नहीं खाए मैंने। भाई साहब उन्होंने मेरे को गुलाब जामुन नहीं दिया। अब सुनना बात, कड़ी में बज रही थी 8:30। मैंने लिए 10 रुपए। 10 रुपए लिए, चोरी तो पापा की जेब से निकाले 10 रुपए। 10 रुपए लिए, पकड़ी मैंने साइकिल, हाफ पैंट पहन की थी स्कूल की और बनियान में था। साइकिल लेके भाई साहब डोरे से सीधा बेगू चला गया। 5 रुपए के तो लिए मैंने मरके, जलेबी वाले वो बड़े वाले मरके वो लिए। 5 रुपए के लिए मैंने गुलाब जामुन दोनों लेके थैली लटके आगे उसके ब्रेक, वो साइकिल का ब्रेक नहीं होता उसके वहां हाथ में लेके आ रहा था मेरे रास्ते में। घर जाके मैंने कहा कि भाई वो घंटी बजाई साइकिल की। मैंने कहा आ गया बंदा गुलाब जामुन लेके। घर पे गया, मैंने वो गुलाब जामुन वो दिखाया उनको, मेरे सामने दोनों भाई बहनों को बिठाया। मैंने तो जामुन ऐसे करता गया और खाया भी नहीं पूरा, फिर उनको मतलब दिखा के जला रहे थे। हाँ। तो भी मैंने एक जामुन उनको दिया। मैंने कहा तुम भी खाओ और इसमें से भी खाओ। तो ऐसे कर कुल मिला के जिद करी, मैंने गुलाब जामुन लेके आया। पर इसका यही है कि वास्तविकता में जिद नहीं करनी चाहिए आदमी को। तो इस चीज से पूरे ये सीखने को मिलता है कि जिद नहीं करनी चाहिए, जिद से दूर रहना चाहिए। हाँ, दूर रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। अब जैसे लोकगीत आप शुरू में गाते थे, उसके बाद से ऐसा क्या हुआ जो अचानक से सांवरिया सेठ के भजनों में आप गाने लग गए? सांवरिया सेठ के भजनों में तो क्योंकि गाने तो वो भी आपके बहुत बढ़िया चल रहे थे, जैसे आपने बताया आटो चक्की को वगैरह, ये 2-4 जो गाने बताए काफी सुपर हिट रहे। इसके बाद ऐसा क्या थॉट आया आपको कि यार सांवरिया सेठ के भजन गाऊंगा या मातेश्वरी के भजन गाऊंगा? कुछ नहीं आया। हमारे प्रकाश धाकड़े जो हमारे एडिटिंग करता है हमारे गाँव का, वो आया स्टूडियो में। उसने कहा भाई साहब ये बहुत हो गए जानुड़िया फानुड़िया के गाने, ये इनको छोड़ो। और उन्होंने कहा मेरे को यार इनको छोड़ो और आप सांवरिया जी के भजन गाओ और सांवरिया जी के गाओ। अच्छा। खाटू श्याम जी के लोग काफी गा रहे, आप सांवरिया जी के गाओ। तो उसने मेरे को बोला। फिर उधर से RMC वाले कैलाश जी ने कहा कि ये सांवरिया सेठ दे दे भजन मेरे को, आपकी आवाज में रिकॉर्ड करके दो। अच्छा। तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके दिया, एक भजन दिया उनको, भगवान की कृपा सांवरिया कृपा हुई तो वो चल गया। उसके बाद में सुन लो सेठा वाला सेठ मती लगाओ देर, वो गाया, वो भी चल गया। फिर मैंने तीसरा भजन गाया अपने चैनल पे, वो हमारा बैंक को मैनेजर सेठा वाला सेठ, 2 करोड़ व्यूअर्स है उसके। सांवरिया सेठ जी के 4 करोड़ व्यूअर्स है और एक सुन लो सेठा वाला सेठ के 1 करोड़ है। ऐसे करके सब, अभी गाड़िया वाला 1 करोड़ हो गया। ये सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ। और ये सांवरिया जी के भजन। तो अब लोकगीत गाने का वापस आपको मन है या सांवरिया सेठ के भजन ही आगे चलेंगे? मन, हाँ मन, मतलब आपके मन से क्या इच्छा निकलती है? मैं ये सोचता हूँ, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि मैंने वैसे गाने क्यों गाए। मैं मतलब सुनना पसंद नहीं करता हूँ मेरे गाने खुद के। वो जो मैंने गाने के ना, जिसमें मतलब ये जानू शब्द आ रहा है या मतलब जानू शब्द या छोरी शब्द या ऐसे कोई भी शब्द आ रहे हैं, उनको मैं सुनता तक नहीं, मतलब कभी कान में भी नहीं आने देता हूँ। मैंने कहा बंद कर दे, कोई सलाह भी दे तो मैंने कहा बंद कर दे इसको, ये गाने मेरे को नहीं सुनने। तो बिल्कुल एलर्जी टाइप होगी। ठीक है, उन गानों की वजह से मैं मार्केट में आया, उन गानों की वजह से ब्याह शादी गाने मैंने गाए थे, इनकी वजह से मार्केट में आया। पर जिंदगी में भूल के मैंने कहा गोकुल शर्मा तेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसे गाने मैं क्या कह रहा हूँ, अभी कोई मेरे को ये भी बोल दे कि आपको 1 लाख रुपए दे रहे, एक सॉन्ग हमारे लिए जानू फानू का गा दो, तो नहीं। हाँ, पर्सनल सॉन्ग में बनाता हूँ, जैसे कि आप वो आपका प्रिंस शर्मा करके अगर सॉन्ग बनाना तो आपका पूरा सॉन्ग बन जाएगा। अगर आप नेताजी हो, आपका चुनाव लड़ रहे हो, तो ये शुरुआत मैंने की थी नेता हूँ गानों की, तो वो तो मैं बना देता हूँ। जैसे नारायण जी बता रहे थे बदाला कि आपने गाया था वो गाना विदुड़ी जी का, तो उससे शुरुआत करी थी। तो पर्सनल सॉन्ग बनते, बाकी ये गाने नहीं बनते। तो चुनाव से याद आया कि आपने भी चुनाव लड़े थे। उसका क्या आपको मन में आया कि मैं चुनाव लड़ूं? चुनाव का इसलिए आया, मैंने कहा यार गोकुल शर्मा देखते हैं अपन, मतलब अगर जीत जाते हैं तो लोगों की सेवा भी होगी, और नहीं जीतेंगे तो पता तो लगेगा कि अपने को लोग कितना चाहते हैं, कितने गहरे पानी में है। तो इसलिए चुनाव लड़ा और निपट की फाइल है। तो चुनाव लड़ने में तो सर अच्छा खासा पैसा भी लगता है, इसका समर्थन किसने दिया आपको? पैसा तो क्या है, 6 लाख रुपए लगे थे। तो वही जिंदाबाद, ब्याज जिंदाबाद। अपने हुनर है, करना है तो करना है, इसमें क्या। फिर वो 7,000 रुपए उनके काफी सालों में दिए,
तो भले सिर चढ़ जाओ, काम करना तो करना। अभी भी मतलब लोग सोचते होंगे यार गोकुल शर्मा के पास पैसा होगा, ऐसे नहीं। अभी मैंने 2 लोन लिए, कार लोन लिया, होम लोन लिया। हाँ, हाँ, लोग सोचते होंगे "अरे पैसे पैसे बहुत कमा रहा, जा रहे हो भी तो लगाओ दिमाग"। सही बात है। ये है। तो तो शादी के बारे में फिर से आएंगे। आपकी शादी किस सन में हुई और क्या कुछ घर की प्रतिक्रियाएं रही उस समय? क्योंकि एकदम से माहौल चेंज हो जाता है शादी के बाद इंसान का। 2012 में शादी हुई थी, और शादी होने के बाद में कुल मिला के भगवान ने जो पत्नी लाके दी ना, मैं कहता हूँ भगवान सबको मतलब वैसी मैसेज मिले। चलिए, बहुत बढ़िया बात है ये तो गोकुल जी, आपको बड़े बड़े जो स्टेज शो होते हैं, नॉर्मल स्टेज शो तो आपको उसी समय मिल गए थे, बड़े बड़े जो स्टेज शो होते हैं वो कब मिलना शुरू हुए, और सबसे बड़ा जो स्टेज वो आपने किसके साथ शेयर किया? सबसे बड़ा स्टेज जैसे कि सबसे पहले तो ये जब से सांवरिया जी के भजन गाए ना, तब से ही भगवान ठाकुर जी की कृपा हुई है। और सबसे पहला सांवरिया सेठ की भजन संध्या का मंच मिला मेरे को ये मंडल में, जहाँ ठीक पे है। बहुत ज्यादा भक्त आए थे बहुत ठाकुर जी के। ऐतिहासिक माहौल था। और मंडल जो वो गिलेरी थी ना, वहां से रोड से लगा के मंच तक गया मैं। पहली बार मुझे वो जो फूल बरसाते हुए लेके गए थे, फूल ऊपर डाल रहे थे, वहां से मैंने कहा गोकुल शर्मा तेरी जिंदगी का हसीन पल ये आया है, बाकी तो कुछ नहीं। तो वो सबसे पहला सांवरिया सेठ जी का मेरे को मंच मिला था। बहुत बढ़िया भजन संध्या हुई थी। इधर भिलवाड़ा एरिया में ये चर्चा होने लगी गोकुल शर्मा बिना डांस के प्रोग्राम भी कर सकता है। सही बात है। उसके बाद तो मैंने हंसराज रघुवंशी जी के साथ किया है चित्तौड़ में, बिल्कुल। और वो विकल्प मेहता जी के साथ किया, गीता रेबारी जी। हाँ, गीता बहन रेबारी जी के साथ किया है। ऐसे तो इनके साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? कई बार अलग जगह से लोग आते हैं तो उनकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, आपकी अलग होती है, साथ में स्टेज शेयर करना कितना मुश्किल रहा? कोई मुश्किल नहीं, उनका समय था। और हंसराज जी की बता रहा हूँ, जैसे हंसराज जी रघुवंशी आए थे, उनके तो उनसे पहले मैं गा रहा था। बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, और बहुत बड़ी मतलब टाइट सिक्योरिटी थी वहां पे। तो मैं तो ऐसे ही गया, तो जानते जो लोग तो जान जाते कि गोकुल शर्मा, नहीं जानते जो तो कई बार ऐसे भी कहते चल पीछे रहते रहा, क्या काम है, कह देते हैं इसमें क्या। तो ऐसे गया वहां पे, और जब आए हंसराज जी रघुवंशी तो मैंने माइक में भी बोला कि अपनी मेवाड़ की धरती है, ये हिमाचल से आए, इनको बताएं आपकी मेवाड़ की जनता में, मेवाड़ की तालियों में कितना पावर है। सही बात है। तो जोरदार से ताली बजाई, उनका स्वागत भी किया। मैं गा रहा था उस समय, वही आए थे। तो मैंने कहा भी अपना मेवाड़ मान सम्मान के लिए तो ताली बजाए, ऐसे करके स्वागत किया। बहुत इतने अच्छे अच्छे भजन गाए, बहुत बढ़िया। और इतने बड़ा कलाकार होते हुए हम जब अंदर बैठे थे ना ग्रीन रूम में, मतलब ऐसे सिंपल आदमी की तरह बैठे, उनके मिसेज भी थी, भाभी जी थे, हम 3 आदमी अंदर थे। उन्होंने मतलब ऐसा लगा नहीं मेरे को कि यार कोई बड़ा स्टार के साथ में मतलब बैठा हूं मैं। ये चीज अच्छी लगती है, ये सीखता हूं मैं लोगों से। और एक गीता बहन रबारी के साथ कैसा एक्सपीरियंस वो भी बहुत गुड पर्सन है। गीता बहन आए थे, उन्होंने कहा आपका वो सांवरिया सेठ दे दे भजन सुनाओ। मैंने कहा वो बड़ा है, आपको रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल रुकूंगी, मैं सुन के जाऊंगी। जबकि ज्ञान जी उनके पति है, वो थोड़ी जल्दबाजी कर रहे थे, चले। तो फिर गीता बहन ने उनको कहा रुको, ये भजन सुन के चलेंगे। उनका फेवरेट भजन है, उन्होंने बताया। बहुत अच्छे इंसान है। आपका फेवरेट स्टेज शो कौन सा था जहाँ आपको खुद भी बहुत मजा आया कि यार यहाँ मजा आ गया? मजा तो देखो ऐसे तो ठाकुर जी के कृपा से हर जगह आता है। हाँ। हर जगह मजा आता। मजा मतलब भगवान की भक्ति में मजा ही है, चाहे आप 1000 लोग हो, चाहे 1,00,000 लोग हो। मजा तो वो जो भजन, देखो अपने को अपना काम करना है और अपने को भक्ति मतलब भगवान की भक्ति को बढ़ाना है। तो मजा तो ऐसे कम हो तो ज्यादा, हर मंच एक समान है। फिर भी दोबारा मौका मिले अगर आपको कोई स्टेज पे जाने का, तो किस स्टेज को आप चुनेंगे कि यार वो वाला स्टेज सबसे बढ़िया था मेरे लिए? सब बढ़िया है देखो यार, इनमें कोई पर्टिकुलर में एक का नाम, सब बढ़िया है, क्योंकि सब मंच एक जैसे ही मिले मेरे को। और कुछ कोई खास हो तो ठाकुर जी, जहाँ सांवरिया जी की भजन संध्या होती है तो वो तो कुछ खास ही होता है मंच, क्योंकि वहां पे तो मतलब आंख बीच के। और एक और मैं आपको बताता हूँ, कई लोग सोचते होंगे कि ये भले आपका प्रश्न हो मत हो, मैं बता रहा हूँ मेरे दिल की बात। कई बार लोग सोचते हैं कि यार गोकुल शर्मा बेसुरा गाता है, सोचते होंगे कनसुरा गाता है। कनसुरा मतलब आवाज भटक जाना। ये मेरी आवाज जब भटकती है, आप कभी भी देखना उठा के, जब मेरे मतलब दिल के तार है ना कनेक्शन, जो मतलब मैं ऐसे डूब जाता हूँ कि यार भगवान की मेरी क्या औकात है, भगवान की भक्ति, मैं भगवान के भजन गा रहा हूँ, उस समय मेरे स्वर भी छूट जाते हैं। और मतलब कई बार मंच पे रोया हूँ मैं। नैना में नींद गुराई भजन गा रहा था मैं रतलाम में, उस समय मतलब क्या बताऊँ, आंख से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा यार मेरी क्या औकात है, सांवरिया जी के कितने भक्त हैं, और ठाकुर जी ने मतलब
इतना सा मेरे को गुणगान करने का मौका दिया है, इसलिए मेरा स्वर भी कई बार डिस्टर्ब होता है। तो मेरे खुद को डिमोटिवेट पता भी है। हो जाते हैं गोकुल जी बस कभी वही स्टेज पे? वही है, वो ठाकुर जी की भक्ति में होते हैं। और हम्म। ऐसे ऐसे चमत्कार सांवरिया सेठ जी के तो मैंने देखे हैं खुद ने, इसलिए होता है। तो ऐसे कोई सांवरिया सेठ के भजन में आपको खुद सांवरिया सेठ का किरदार करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगे? माफ करो, किरदार मेरी क्या किरदार औकात की है? बात हो रही है। मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। जैसे रोल करते हैं श्री देवनारायण भगवान के, तेजा नहीं जी नहीं के, नहीं 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 कभी आपकी इच्छा नहीं हुई? नहीं हुई, क्या होगी भी नहीं। अरे ठाकुर जी निज मंदिर में बैठे वही भगवान सांवरिया सेठ है। हम्म। उनकी जो, अगर आपके यहाँ तस्वीर लग रही है ठाकुर जी की, तो वो सांवरिया सेठ है। हम्म। अपन नहीं है, अपनी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है कुल मिला के। तो कोई ऐसा भजन रहा जिसके अंदर उनकी जरूरत है आपको? जैसे अपन सीरियल वगैरह देखते हैं उनमें हाँ। श्री कृष्ण का रूप हाँ हाँ निभाते हैं लोग, हाँ। तो उसके लिए आप करेंगे या नहीं करेंगे उस तरह का भजन? नहीं, भजन तो कर लेंगे पर रोल वगैरह नहीं। आप नहीं करेंगे खुद कुल हाँ। मिला के? मेरे को तो शर्म आती है, रोल वोल अपने से नहीं होते। मैं तो वीडियो में कहाँ दिखता हूँ, ठाकुर जी के भजन आते हैं ना, उसमें बहुत कम चांस दिखते, कोई कोई ज्यादा यूं। हमारे वो वीडियो एडिटर है भाई प्रकाश जी, गोकुल जी दाकड़, ये करते हैं। बनवारी सेन है जो हमारे स्टूडियो में गाते हैं, वो ज्यादा ही कहते हैं कि भाई साहब दिखा करो आप कभी कभी वीडियो में ऐसे। मैंने कहा मेरे को हाईलाइट नहीं होना है, अपने को भगवान के भजन गाने हैं बस। एक बीच में भी एक विवाद उठा था स्टेज पे डांस वगैरह को लेके, नृत्यांगनाएं अपना डांस व्यक्त करती वहां पे, तो इसमें पहले आपके जो भजन हुआ करते थे उसमें तो डांस वगैरह भी होते थे, लोकगीत वगैरह जो स्टेज पे होते थे, आजकल नहीं होते हैं। और इसमें आपको पर्सनल क्या मानना है, आपकी क्या सोच है इसको लेके? मेरी सोच तो ये है कि पहले जो हुआ मेरी गलती है कि मैंने ऐसे ऐसे लोकगीत भी गाए मैंने प्रोग्राम में, जानू कटे मिले लील, ये कोई मतलब कहने से शर्म आ रही मेरे को, मैंने ऐसे क्यों गाए, ठीक है। और जैसा कि अभी जो मेरे हिसाब से जो वातावरण चल रहा है सेठ जी का, सांवरिया सेठ जी का, और सांवरिया सेठ जी के भजनों में मतलब क्या बताऊं आपको कि मेरे को फोन आते हैं, यार गोकुल जी आपको आना है और प्रोग्राम है और हम 2-3 डांस कलाकारों को बुला रहे हैं। तो मैंने उनको एक ही बात कही है, भाई मेरे फर्स्ट बात तो ये कि मेरे भजन लेडी डांस कलाकार डांस करे वैसे अभी है नहीं। जो प्रचलित भजन है उनके ऊपर खुद भगवान ठाकुर जी के भक्त डांस करते हैं, ठीक है। एक तो ये है, अगर आप फिर भी कोई जो लड़कियां हैं डांस करने वाली, मैं देखो किसी के लिए बुरा ही नहीं, किसी के पेट पे लात नहीं मारता, ठीक है। आपको उनको बुलाना है आप बुलाओ, क्योंकि वो भी उनके भाई चोस दी तो चुगो भगवान सांवरिया सेठ सबको देते हैं। तो मैं किसी के लिए मना नहीं करता। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा मैं अगर आऊंगा, मैं भजन गाऊंगा और लड़कियां वहां पे डांस करेगी तो मैं तो मेरे भजन गाऊंगा, उनको खुद को शर्म आएगी। सही बात है कि हम क्या डांस करें, फिर वो सोचेगी यार कि कैसे कलाकार को बुला लेते हैं, हमारी कला तो हम दिखा नहीं पा रहे। तो मैंने उनको मना कर दिया, भी आज के बाद मैं कोई भी प्रोग्राम में डांस कलाकार को मैं मतलब नहीं नचाऊंगा, चाहे मैं घर बैठा रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, जैसे वाइट वाइट बाल आ गए, सिर में आ गए, तो भगवान सद्बुद्धि सबको देता है। बच्चे होते हैं तो गलती भी होती है, धीरे धीरे जब भगवान बुद्धि देता है तो उसमें मैंने सोच लिया, मैंने कहा अपने को सिंपल भगवान के भजन गाने, और किसी कलाकार को भी शर्मिंदा नहीं करना है कि यार डांस कलाकार आए मैं मेरे भजन गाऊं, सांवरिया सेठ दे दें, वो ऐसे शर्मा के मारे नाचे। तो मैंने मना कर दिया, कुल मिला के बंद है। ठीक, कब से सोच रहा हूँ मैं ये डांस की, तो मैंने सोच रहा हूँ बंद करूँ, पर ये प्रश्न आपने कर दिया तो मैंने आज कह दिया कि मतलब तो आज फाइनल स्टेटमेंट है कि अब नहीं बंद है, डांस कलाकार बंद, चाहे गोकुल शर्मा घर पे या गौशाला में पोइटे भिड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, गौशाला से याद आया, गांव में आपकी बहुत बढ़िया गौशाला बना रखी है मारुति नंदन नाम से, तो इसकी क्या कहानी है? कैसे आपके मन में विचार आया कि मैं एक गौशाला यहाँ पे गांव में बनाऊं, और उसकी कैसे व्यवस्थाएं रहती है, कौन उनकी देखरेख करता है? आज उन पे जितनी गायें हैं वहां पर, उनकी कौन रखवाली करता है? रखवाली तो देखो सबसे बड़ी बात है सांवरिया सेठ करते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान तो गोपाला है। वो तो मैंने तो भजन में भी गाया, मारुति नंदन गौशाला तू है गायों का गोपाला, ये भी तू जाने तेरा काम, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो वो गौशाला खोलने का तो ऐसा है कि पहले जो इनाम की राशि जब से मेरे को मिली है स्टेज पे जो मिलती है आज दिन तक, मतलब सिका नहीं सिका कुछ भी, जैसे भी पहला 1 रुपया भी किसी ने दिया तो उसको भी अलग रखता गया। फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार इनको अपन कोई भगवान के मंदिर में या जोगण्या माता के मंदिर में या कोई सम्मेलन हो रहा होगा तो उनमें कन्याओं को अपन कुछ ना कुछ दान कर देंगे या कुछ ऐसा करेंगे। तो ये सोच के मैंने पैसा अलग रखना शुरू कर दिया। मैं यहाँ अपने गंगा ये आता है, ये कारोई से आगे चलते हैं,
खारोल समाज का यहाँ पे एक भजन संध्या का कार्यक्रम था, टपरिया खेड़ी चौराहा। टपरिया खेड़ी चौराहा, तो वहाँ पे क्या, मैंने जोगणे माता का भजन मैं हर जगह गाता हूँ। समय होता है तो सबसे पहले गाता हूँ, नहीं होता है तो मैं साकी बोल के माता जी को मना लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने भजन गाया जोगणे माता का। उस पे मेरे को पहले ही भजन पे 2000 नोट चलते थे, तो 2100 रुपये इनाम है उसी भजन में। फिर उनको जोगणिया करके उनके नाम था फ्रम का, उन्होंने दिए। फिर और भजन गाया तो उस पे भी आए, मतलब पैसे वहाँ पे मेरे करीब 5, 7, 8 हजार रुपये आ गए। तो वहाँ पे क्या कि वो डाल जी थे, मंच संचालन कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा, यार डाल जी मैं आपको एक आज ऐसी बात बता रहा हूँ जो काफी दिनों से सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। उनको मैंने बात बताई कि मेरे पास 7 लाख रुपए, 6 या 7 लाख रुपए थे उस समय कुछ। मैंने इंस्टा पे, फेसबुक पे भी डाल रखी उसी रील को आज भी। मैंने कहा ये पैसे हैं, मैं इससे भगवान करेगा आगे करने वाला वो है, गौशाला का निर्माण करेंगे अपने गांव में। उन्होंने माइक में अनाउंस कर दिया। फिर पेपर में भी आया था, हमारे बहुत बढ़िया संवाद आता है राजकुमार जी रायवाल बेगू के, किशन जी शर्मा जो न्यूज रिपोर्टर है, उन्होंने न्यूज भी दी थी कि भाई, इसीलिए दी न्यूज के भाई, और मैंने भी दिखाया लोगों को इसलिए कि मेरे देखे थे और भी इंस्पायर हो लोग, और कोई ना कोई करे तो अपने धर्म में और बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे करके गौशाला का निर्माण हुआ। कितनी गायें हैं अभी आज? अभी 50-60 गायें हैं। अच्छा, 50-60 गायें। और उनकी देख रेख की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे क्या होती है? देख रेख तो देखो, हमारे 20 मेंबर है समिति में, तो कोई किसी को भी कोई फोन कर दे, या जो वहाँ पे एक लड़का रहता है गोकुल करके, तो वो फोन कर दे तो उनको जो चाहिए जो अपन भिजवा देते हैं। अच्छा। और समिति वाले कोई बेगू जाते हैं तो बेगू से सामान चाहिए तो वो ले आते हैं, वो मिला के बढ़िया है। तो यहाँ पे कौन सी गायें आती है? वो गायें जो लावारिस होती है या क्या, मतलब बीमार गायें? लावारिस गाय तो देखो हम एक भी नहीं रखते गौशाला में। इसका कारण बताऊं आपको, अगर किसी रोड पे चलती या बैठी हुई गाय को हम गौशाला में ले जाके रख देना तो लोग क्या कहेंगे, इस गोकुल शर्मा को तो कमा खाना है, इसको तो सही बात है, गोबर चाहिए जो दूसरी गायों को अंदर रख रहा है, क्यों हमारी गाय का हाथ क्यों लगाया तूने? धनी तो आ जाएंगे ना, फिर उनके मालिक आ जाएंगे, हमारी गाय है ठीक, वो रोड पे बिठा देंगे उसको मरने के लिए, लेकिन जब वो आप ले जाओगे तब वो आ जाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे, एक जो अभी एक्सीडेंटल वाले भी बहुत फोन करते हैं, जो भाई एक बिचौर से आया फोन, एक इधर आसपास गौशाला है पर लोग सबसे ज्यादा मतलब मेरे को कॉल करते हैं कि भैया आपके वहाँ लाए एक्सीडेंटल गाय। मैंने कहा भाई देखो, सरपंच साहब का फोन आया था बिचौर से, राकेश जी गुजर का। उन्होंने कहा गोकुल जी आपके गौशाला में गाय एक्सीडेंट हो गई अभी। तो मैंने कहा इसकी हालात कैसे है, पहले एक फोटो भेजो। तो उन्होंने भेजा, तो उसका वो पैर, मतलब आगे वाला पैर था जो वो फ्रैक्चर हो गया, मतलब पूरा वो निकल गया। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले तो आप सरपंच साहब डॉक्टर साहब को बुलाओ, इसके इंजेक्शन लगवाओ, और फिर क्या सिचुएशन रहती है मुझे आप बताओ। तो मैंने कहा, वो उन्होंने कहा कि इसको आपकी गौशाला में रखनी है। मैं कहा सरपंच साहब मैं गौशाला में तो इसको मंगवा लूंगा, रख लूंगा, पर कल कोई धनी इसका मालिक आके मेरे को ये नहीं बोल दे कि तेरी क्या औकात, क्योंकि देखो लोग पता नहीं कोई कब किस एंगल से कोई आ जाए पेश, ऐसे आते तो नहीं, पर वो बोल दे कि हमारी गाय को तू गौशाला में क्यों लेके गया, हमारी गाय के किसने टक्कर मारी, हमारी गाय की हालत ये कैसे होगी, फिर जिम्मेदार कौन? सही बात है। मैंने कहा आप जिम्मेदारी लेते हो कि भाई मैं भेज रहा हूँ, मैं पंचायत का मालिक हूँ, ऐसे तो मैंने कहा बोले आप भेज दो। तो इन चीजों से भी डर लगता है, लोग क्या अपन अच्छा करते हैं, अच्छा करने के पीछे बुरा हो जाता है। कई बार आपने देखा हो तो अपन रोड पे चलते हैं और कहीं अपने पास 4 व्हीलर है और कोई बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, वो नीचे गिरा है, सबसे पहले अपन ही पहुंचे उसके पास, अपन ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, अपन उसको उठा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बिठा रहे हैं, दूसरे लोग आएंगे सबसे पहले नंबर देखेंगे गाड़ी इसकी, तो इसने तो टक्कर नहीं मारी, सही बात है, और गुस्सा करके देखेंगे ऐसे। अगर वहां पे कोई बोल देना कि हाँ इसने टक्कर मारी तो आप फंस गए, और अगर आप हॉस्पिटल भी ले गए किसी कारण से तो उसके बाद भी 50 तरह के सवाल। ये कुल मिला के भलाई के जमाना है, पर आपको सोच समझ के करना पड़ता है। इसीलिए गौशाला में मैं लावारिस गाय ये कुछ नहीं, मतलब जो रख के जाते हैं लोग उनकी सेवा करने का। तो जैसे कभी कोई गाय वहां पे अगर बीमार हो जाती है तो वहाँ डॉक्टर वगैरह आप बुलाते हैं? बिल्कुल डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, मदन जी है, और एक हमारे गवर्नमेंट के है, नाम भूल गया उनका, मेवाड़ा जी है, वो है, दोनों आ जाते हैं। और कभी भी कोई भी काम हो तो तैयार है 24 घंटे कोई सेवा के लिए। और गांव वाले भी, से बड़ी कोई सेवा नहीं है, गांव वाले भी सब 24 घंटे रहते तैयार रहते सेवा गौ माता के लिए। अभी तो बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ चारा भी डाला अभी गांव वालों ने, पहले गए साल नहीं डाला था, इस साल डाला बहुत ज्यादा। और खेत भी
अभी बनाया हमने हरे घास के लिए, कंप्लीट हो गया, नीचे भी करवा दिया, इधर ऊपर भी करवा दिया। उसमें भी लोग बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं गोकुल शर्मा का खेत बन गया। मैंने कहा खेत बन गया तो उसमें मक्की बो दी हमने, और हमारे यहाँ मूंगफली बो दी, मक्की बो दी, हम उसको खाएंगे, बेचेंगे। सही बात। फिर उसमें वो बाजरा बड़ा हुआ था, अरे यार बाजरा है यार इसमें, तो लोग तो करते खैर हैं। आप कुछ भी करोगे तब भी मैं बोलेंगे, ध्यान नहीं लोगों का देता काम है इतना, बोलना। वो आपने वो कहावत चल ना कि भाई कतरो बढ़िया जीमड़ो बना लो आप। हाँ, वो खान में हाथ पूछ रहा है, ओ खी कोने लूण में मिर्चियां ने गणा गई, तेल तरियो हन। सही बात। तो गोकुल जी, आपके गुरुजी को आपके ऊपर गुरूर है, आपको किस पे गुरूर है? आपके कोई शिष्य जो आपको लगता है गुरूर करने के लिए है? मेरे तो देखो शिष्य तो ऐसे, मेरे तो क्या है, भगवान की कृपा से है, जो ऐसे तो 50-60 शिष्य हैं टोटल, जिसमें लड़के भी है, लड़कियां भी है। पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो मतलब बात करें ना भजन लाइन की, अदर भी है, मैं भजन लाइन की नहीं, बात कर रहा हूं। स्पेसिफिक भजन लाइन में अगर किसी की बात करना चाहें जो आज बुलंदियों को चूम रहे हैं, ऐसे कोई सिंगर? बुलंदियों को चूम रहा है अभी, एक तो प्रेम शंकर जाट है, ठीक है, जो अगरपुरा में आया था। वो सबसे पहले घनश्याम जी जाट हमारे मित्र हैं, हाँ। उन्होंने उसकी ऑडियो व्हाट्सएप पे भेजी थी मेरे को कि यार ये बंदा है, ये आपका गाना गा रहा है, इसको कहीं प्रोग्राम में मौका दो। तो फिर उसको अगरपुरा लेके आए, अगरपुरा में उसको गवाया मैंने गाना। उसने कहा गुरुदेव, वो गुरुदेव ही कहता है वो शुरू से, गुरुदेव ये दिल्ली में दिखी रे भगता की टोलिया मैं गाऊंगा। मैंने कहा तू गा दे, ठीक है। तो वो गया। उसी समय मैंने माइक में वो गा रहा था आगे, मैंने पीछे माइक चालू करके उसी जगह कह दिया था, मैंने कहा ये लड़का बहुत आगे जाएगा और इसके लिए ताली बजाओ। तो उस समय क्या, उसकी बिल्कुल पतली सी आवाज थी और छोटा सा था, और मतलब यूं आप देख लो, दिल्ली में दिखी रे ऐसे गाता था वो। तो उस समय उसने गाया। उसके बाद में भगवान सांवरे सेठ की कृपा हुई उसके ऊपर, तेजा जी कृपा हुई, तो खूब अभी आगे बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी जो जितने भी शिष्य है ना, सब बढ़िया है। हमारे शिष्य में देखो, पूछा आपने अभी कौन चल रहा है, तो मैंने उसका नाम लिया। तो गर्व होता है गोकुल शर्मा को अपने शिष्यों पर? होता है ना, क्यों नहीं होता है। ये है बबलू राजस्थानी है, बनवारी जी सेन है, और एक यूट्यूब चैनल भी है आपका जिसपे काफी सारे सब्सक्राइबर्स है। इससे कितना क्या रेवेन्यू जनरेट हो जाता है? इनकम सोर्स कितना क्या है उससे? कुछ नहीं है तो 8 कितने हैं, 10-11 चैनल है जो हमारे संभालते हैं भाई, प्रकाश जी धाकड़, गोकुल जी धाकड़, और दोनों संभालते हैं। रेवेन्यू तो क्या, कुछ नहीं, जो दे देता भगवान सांवरे सेठ बढ़िया है, दे मेहनत का फल कुल मिला के दे देता है। ठीक है। और कोई इनकम सोर्स और इन यूट्यूब के अलावा? कोई नहीं, स्टूडियो है, उसमें कोई सिंगर रिकॉर्डिंग करने आए तो वहाँ अच्छा, स्टूडियो का जब निर्माण हो रहा था उस समय कितनी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, इक्विपमेंट्स लाने होते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज करने होते हैं, शुरुआती दौर में नॉलेज भी चाहिए होता है, तो ये सब कैसे क्या सेट हुआ मामला? बहुत गलतियां करी, बहुत सारे सामान खराब किए, फिर नया लेके आए, तब जाके सीखने में मिला। पर ये जरूर है, मेरे को कंप्यूटर मेरी जिंदगी में मैंने खुद के उस पे ही हाथ रखा उस माउस पे। भाई कभी कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता था मेरे को, वहीं पे मैंने कंप्यूटर सीपीयू पे अपने माउस पे हाथ रखा और वहीं से शुरुआत की। फिर गुरुदेव है सिरसा वाले हमारे, हरियाणा सिरसा वाले, उन्होंने मेरे को सिखाया कि मतलब ऐसे मिक्सिंग करते बेटा, ऐसे करते। आज भी उनको मैं कोई भी काम के लिए बोलूं तो तैयार है। हाँ। तो कितनी बड़ी टीम है गोकुल जी की अभी प्रोग्राम लाइन में? सब चीजें, सोशल मीडिया हैंडल्स, प्रोग्राम में साथ जाने वाले? यूं तो देखो टीम तो अभी 10-15 लोगों की है, और जिसमें हमारे कीबोर्ड पे हमारे वो 10-15 साल से भाई अशोक जी सुतार है, परमानेंट है, और छोटा वाला भाई लक्ष्मण शर्मा जो ऑक्टोपेड बजाता है वो है, और ढोलक पे गोविंद है, ढोल पे हमारे दीपक है, जिसको भी काफी समय हो गए हमारे साथ रहते हुए। तो ये है। बाकी जो गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं वो है। एक आपके कोई फैन ने कमेंट किया था आपके वो जो अपन ने रील डाली थी कि गोकुल शर्मा की कोई लव स्टोरी, प्रेम कहानी भी है क्या कोई? यार ये कौन सा प्रश्न हो गया? ये प्रश्न है, देखो आपके फैन से कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो फ्रेंड्स मतलब अपन पढ़ाई करते हैं, हाँ। तो उस समय पढ़ाई करते हैं तो कोई अपने को या साथ दे या अपन उनका साथ देवे, तो इसमें क्या फ्रेंड हो सकते हैं। ये लव स्टोरी वाला ये दिमाग बाहर अपने मैटर। अब दो हमारे दर्शकों की डिमांड पे 2 गाने हैं जो काफी प्रचलन में भी है और वो चाहते हैं कि आपके मुख से ये गाने सुनाई दे।
जैसे एक तो मारी गाड़ी मारा पैसा, हाँ, और दूसरा है सांवरिया नाम की है मरोड़। ये कैसे बने या नहीं, इनको सुनना है उनको आपके मुंह से। तो ये यूट्यूब पे नहीं सुनना है पर क्या? लाइव सुनना है ना। अच्छा चलो, किसी ने कमेंट्स किए तो हाँ, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, ओ सब तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं सब तेरो रे सावरिया सेठ, हर मेरा तो कुछ भी नहीं। और कौन सा? सांवरिया नाम की है मरोड़, चाहे चीजो दुनिया करोड़, सेठा में सांवरियो मोटो सेठ, मंडप्या आवे दुनिया दौड़, हरे मारा सेठ बड़ो दयालु, हेरे मारा सांवरिया को फुल सपोर्ट। गजब गजब, चारों तरफ यही गाने सुनाई देते हैं अभी तो। अब आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है, किस तरह के जो गीत है लोगों को सुनने को मिलेंगे आने वाले टाइम में? बढ़िया प्रश्न। हाँ, जैसे कि सबसे पहले तो मैंने अभी एक ही सोच बना रखी है मेरे दिमाग में, मैंने एक दो जगह बोली है। एक तो मैं चोमू गया था जयपुर भजन संध्या में सांवरिया जी की, वहां बोला था मैंने। एक आज मैं आपके इस प्रिंस वर्ल्ड चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने एक सोच बना रखी हुई दिमाग में, केवल और केवल सांवरिया सेठ जी के भजनों को और सांवरिया सेठ जी के मंदिर को पूरे विश्व में भगवान सांवरिया सेठ जी का डंका बजाना, ये मैंने एक मेरी सोच बना रखी है। कई जगह मेरे को पैसे कम भी मिलते हैं, कई जगह पे ज़्यादा भी मिलते हैं, सांवरिया सेठ देते जैसा मैं ले लेता हूँ। बाकी ये मेरी सोच है सांवरिया सेठ जी के, केवल और केवल सांवरिया सेठ जी के भजनों के माध्यम से ठाकुर जी को, हो सकता है वैसे तो प्रभु कण कण में बसे हुए हैं, हो सकता है कहीं पे कोई लोग जानते नहीं, चित्तौड़ मंडपिया कहाँ है। अब आप देखो ना, केबीसी में भी भगवान सांवरिया सेठ का नाम है, प्रश्न पूछा गया। तो ठाकुर जी की लीला और परिचय भी कितने चमत्कार है सांवरिया सेठ जी के, मैंने तो खुद ने देखे हुए ऐसे साक्षात। एक आध कोई चमत्कार अगर आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहें कोई, क्योंकि इंसान की लाइफ में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े कारण रहते हैं। देखो, एक मेरा मित्र है, उन्होंने मेरे को बताया कि उसने कहीं पे 29 लाख रुपए रखे थे। तो फिर उसने क्या कि कोई जमीन वमीन खरीदी, उस समय उन्होंने वापस उनको निकाला 6-7 महीने में। और वो भी ऐसा है मेरी तरह डायरी मेंटेन करता है, मतलब पैसे कहाँ देने कहाँ लेने, कितने रुपए कहाँ से आए कहाँ खर्च हुए, तो उसने भी वो पूरा डिटेल में लिख रखा, क्योंकि वो भी ठेकेदार जी का शिष्य है। तो उसने रखे थे कहीं 29 लाख रुपए। जब उसने वापस निकाले ना पैसे, मानोगे नहीं, सांवरिया सेठ की कसम का कह रहा हूँ, उस बंदे ने पैसे निकाले उस समय उसके 30 लाख रुपए निकले। और मेरे को उसने बताया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा ये भी हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, जब सांवरिया सेठ के भंडारे में, मैं भजन में बताता हूँ, भंडारे में करोड़ों रुपए निकल सकते हैं, तो उनका भक्त अगर कोई दिल का साफ होना, तो ठाकुर जी उनको, उसको पता नहीं रहता कि पैसे कहाँ से आए। सही बात। ऐसे मतलब काफी चमत्कार है ठाकुर जी का, काफी। तो गोकुल जी, हम देखते हैं आसपास हमारे जितनी युवा पीढ़ी है वो नशे को लेकर काफी ज्यादा आकर्षित होती है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो, सीधी बात तो यह है कि नशा एक ऐसी चीज है, इसको करने पर या करने वाले के अधिकतर बहुत सारे अपन ने घर उजड़ते हुए देखे, बिगड़ते हुए देखे, रुपये पैसे से बिल्कुल बर्बाद होते देखे हैं। वैसे भी समाज सेवी नारायण जी बदाला जो बिलवाड़ा के पास के आपके, तो वो भी उन्होंने मुहिम चला रखी है, अच्छी है मुहिम और बढ़िया कर रखा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर इन नशे के अंदर अधीन हो जाएगी और आगे उनको न जाने कितनी कठिनाइयां आएगी, फिर न जाने क्या क्या होगा। तो मेरा निवेदन यही है सभी से, नौजवान युवा साथियों से, आप हो सके तो बीड़ी सिगरेट भी मत पिए और बिल्कुल नशे से दूर रहिए। अभी एक बात याद आएगी मेरे को, एक बंदा है कोई बिजोलिया के पास वाला डाबी, वहां पे उसकी दुकान है किराना की, सेन है वो, समाज से सेन है। उन्होंने मेरे को फोन किया कि गोकुल जी, मैं आपके गौशाला में प्रतिदिन के 50 रुपए देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, आपके वहां पास में गौशाला नहीं है क्या? है, पर मैं आपकी गौशाला में देना चाहता हूँ। मैंने कहा हम पैसे नहीं लेंगे, आप हमारे काम करो, 50 रुपए इकट्ठे करके महीने के जितने पैसे हो जाए उसमें आप खड़ का पैसा भेज दो, गाय वो खाएगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपको 50 रुपए डालूंगा। मैंने कहा कारण तो बताओ क्यों डालोगे? उस बंदे ने मेरे को बोला मैं 300 रुपए गुटके खाता था। कितने? 300 रुपए गुटके पर दिन के खाता था।
अगर मेरे 250 रुपए बच रहे हैं और गौ माता के लिए बोला मैंने, गौ माता मेरे गुटके छुटा देना, 250 रुपए अगर मेरे बच रहे हैं तो 50 रुपए मेरे को गौशाला में देने के लिए कौन सी तनाव। मैंने कहा वहां मेरे मालिक आप डाल देना। तो मिला के ये चीज सब कुछ संभव है। तो फिर अगर आदमी इनकम नहीं है वो खर्चा करने लग जाएगा तो फिर आगे जाके नुकसान। और इनकम हो तो भी नशा तो नहीं करना चाहिए, कुल मिला के आदि नहीं होना चाहिए आदमी को, गलत है। तो गोकुल जी, जैसा कि आपने राजनीति के बारे में बताया, आपने चुनाव लड़ा था, अब भविष्य में क्या विचार है आपके? क्या दोबारा फिर से गोकुल जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं? चुनाव तो देखो मैंने एक पहले वाले इंटरव्यू में बताया था, चुनाव तो लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे आप? मुद्दा वही है, बस मेरी एक ही सोच है कि हर आदमी जब नेता नहीं बनता है ना, उससे पहले यही कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं वैसे रहूंगा, ऐसे रहूंगा। पर जो ही वो नेता बनने के बाद में वो उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो मेरी एक ही सोच है कि मतलब जो अभी मैं हूँ ये कि ये चीज मैं वहां पे भी रहना चाहता हूँ। दूसरा मेरी एक सोच है कि सबसे ज्यादा लोगों की, गरीबों की सेवा हो, जनता को जो चीज मिलनी चाहिए वो चीज मिले। मतलब सोच यही है कि लोगों की सेवा करनी है गायों के साथ साथ में, बस यही है। सौ बातों की एक ही बात है। तो कौन से एरिया से लड़ने वाले हैं चुनाव? एरिया तो भगवान सांवरिया सेठ जहाँ भेजेंगे वहां से लड़ लेंगे। ठीक है। अब इतना सब कुछ करते हैं आप, तो हेटर्स यानी कि जो जलन रखने वाले लोग हैं वो भी मिलते होंगे, नेगेटिविटी भी मिलती होगी, कमेंट्स वगैरह भी मिलते होंगे, इसको कैसे डील करते हो आप? देखो ऐसा है कि कमेंट्स वगैरह ये तो मैं देखता भी नहीं हूँ। और दूसरा ये है कि कोई भी आदमी है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरी मेहनत का, मैं मेरे मतलब अब मैं मेरे कर्म का या मेरी मेहनत का मैं कमा के खा रहा हूँ और दूसरे उनके हिसाब से वो कमा के खा रहे हैं। अगर कोई मेरे से जलते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप नहीं जलें, और फिर भी आप जलो तो आपकी इच्छा, ठीक है। इसका कारण मैं जब स्टूडियो में पूरी रात्रि भर एक भजन मैं बनाता हूँ ना, तो उसमें लिरिक्स हमारे नारायण जी लिखते हैं, सुरेश जी लिखते हैं, मैं खुद भी मेरे हिसाब से गाता हूँ। एक भजन को बनाने में मेरे को कम से कम 5 दिन लगते हैं। अच्छा, एक भजन को बनाने में 5 दिन लगते हैं? 5 दिन। आप सोचो कि जब अकेला मैं स्टूडियो में काम करता हूँ नाइट में, क्योंकि सब सो जाते हैं, मैं तो काम कर रहा हूँ, जगूंगा, दूसरे सो जाएंगे। जो जहाँ बैठा वहीं सो गए, वो जो जहाँ बैठा, सब ऐसे हमारे पूरे जो मेंबर है 10-15 सो रहे, जो सारे वहीं सो जाते हैं। मैं काम करता हूँ, मेरे को विचार आता है यार गोकुल शर्मा तेरे को ऐसा क्या चाहिए, तू आधी रात होगी, 3 बज गई, 4 बज गई, दिन उग जाता है, सुबह 6 बज गई, तू काम कर रहा। तो मैं एक भजन को लेके भी पूरी मेहनत करता हूँ, सोच ये रखता हूँ हर एक भजन भगवान का सुपर हिट हो, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी है जलने वाले, मैं तो सोच शायद तक तो नहीं होंगे, फिर भगवान सांवरिया सेठ ही जाने। कोई है तो केवल इतना सा देखना कि मतलब बंदा इस लेवल पे आने के लिए कितनी मेहनत करी है और आगे कितनी मेहनत कर रहा है अभी तक भी। तो मेरा यही निवेदन है, आप सब मेहनत करो, भगवान चोच दी तो चुगो देवे, दयालु दीनानाथ सांवरिया सेठ, यही बात है। तो गोकुल जी, मंच पे परफॉर्मेंस देते वक्त बहुत सारे लोग अपनी खुशी व्यक्त करते हैं इनामी राशि के रूप में। सबसे बड़ी राशि आपको कब कब मिली और उनकी क्या पूरी कहानी एक बार आप बताइए। सबसे पहले तो मेरे को बड़ी राशि जैसे कि मिली मैनार गांव में मिली थी, उदयपुर, इधर मैनार, मंगलवाड़ मैनार, यहाँ पे मिली थी। एक हिम्मत सिंह जी जाला है जो एमएलए का चुनाव लड़े थे, वो नेताजी, वो क्या, हाँ वो क्या सेठ सांवरिया जी के बहुत बड़े भक्त है, और वो इस भजन को सबसे ज्यादा सुनते, सांवरिया सेठ दे देता रे बरियो रे बंडा टोटो ना पड़े रे। तो उन्होंने एक प्रण सोच रखा था दिमाग में, जिस दिन भी गोकुल जी का भजन मैं उनके सामने लाइव सुनूंगा, उन्होंने माइक में भी कहा वहां पे, उसी दिन मैं उनको 51,000 रुपए इनाम दूंगा। तो वो मैं आज आपको दे रहा हूं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे कहा, तो जैसे इनाम का नाम आया मैंने कहा अब 51 दो चाहे 1 लाख दो, ठीक है, ये तो सीधा गौशाला में जाएगा, ऐसे बोल दिया मैंने मंच पे वहीं पे। ये गौशाला में आप दोगे ना, मैं गौशाला के लिए अलग दे दूंगा, पर ये 51,000 रुपए तो आपको रखने हैं। ठीक है। उन्होंने मेरे को 51,000 तो मेरे को दिए स्पेशल, उन्होंने कहा ये आपको रखने हैं, तब जाके मैंने 51 रखे, और 51,000 रुपए उन्होंने गौशाला में दिए। और जो मेरे को 51,000 रुपए दिए ना उन्होंने, उन पैसों को भी मैंने अकेले को नहीं रखा, मैंने मेरे म्यूजिशियन साउंड सबको बांट के इनाम दे दिया। ठीक है, 5,000 10,000 जितने भी पाती बराबर हमने हिस्सा कर लिया, उनको दे दिया। एक तो यहाँ पे आई थी 1,02,000 रुपए की राशि इनाम की मैनार में, और दूसरी जो अभी ये कुछ महीनों पहले बनी संध्या थी अपने सावा में राजा जी चौधरी करके मित्र है, उनके गांव में अध्यक्ष भी है वो मेला कमेटी के, उनका मैंने सॉन्ग गाया था। तो मैंने कहा ना मतलब मैं पर्सनल सॉन्ग तो गाता ही हूँ, तो उनका मैंने गाया था। तो भाई गांव सावा में ऐसे बढ़िया आदमी है जैसे करके कुछ गाया। उन्होंने उस भजन पे
मैंने काउंटिंग तो ऐसे कर रखी और काउंटिंग करके उन पैसों को मैंने अलग रख दिया। बाकी हम 6 महीने में काउंटिंग करते हैं सारे गौशाला के पैसों की। तो 57,300 रुपए वहां पे आए उस सावा से। एक एक क्या सॉन्ग बात है। 57,300 एक ही सॉन्ग पे आए थे। और बाकी तो जो भी इनाम आता है वो तो बढ़िया खुश होकर देते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहता हूँ आप मुझे, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये मत सोचना आप सभी कि मतलब गोकुल शर्मा पैसे मांगता है या मांग लेगा या कभी मांगेगा, कभी नहीं। जब तक मेरे पास मेरे को भगवान देंगे तब तक मैं देता रहूंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी गौशाला है डोरे गांव की, उसमें भी हम लोगों को ये कहते हैं कि आप पैसे मत दो, पैसे हमें नहीं चाहिए, गाय हमारी पैसा नहीं खाती है, पैसे तो भगवान इनाम के तौर पे राशि पे जो मिल रहे हैं उनको हम यूज कर लेते हैं। आप तो हमारे हो सके जितना हरा घास, कांकड़े, खड़, कपासिए, ये अड़स वगैरह, ये चारा, ये आप दो गौशाला में। पैसे हमें कभी भी मत दो, और ना हम पैसे किसी से मांगते हैं, और ना हमारे जो गाय रखने आते हैं उनको भी हम यही बोलते हैं कि आप गाय रखने आए हो गौशाला में तो आप एक ट्रॉली या आपको जो उचित लगे आप उसमें घास डाल दो। उसमें क्या है कि आपकी गाय भी खाएगी और आपकी गाय के साथ में दूसरी गाय भी खाएगी चारा। तो हमारा ये निवेदन रहता है, ये बात मेरी आप स्वीकार करें सभी। धन्यवाद। गोकुल जी, एक मेरा पर्सनल प्रश्न ये है आपसे कि ये तिलक का क्या राज है? तिलक का भी चमत्कार है। क्या चमत्कार है, एक बार आप अपने दर्शकों को बताओ। है कुल मिला के वो सब चमत्कार ही है, पॉलिसी है। बिना तिलक के आपको किसी ने नहीं देखा है अभी तक, और निकलता भी नहीं। मैं चमत्कार है कुल मिला के। ओरिजिनल माता रानी के पगलिए बन गए थे कंकु से। अच्छा। वही कंकु मैंने लाके रखी, आज के 15 साल 16 साल हो गए, उसमें मिक्स करता जाता हूँ, वही कंकु है। तो कभी ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जिसमें आप बिना तिलक के बाहर निकले? हाँ, मैं अगर नहा लेता हूँ तो तिलक लगाऊंगा, नहाऊंगा नहीं तो तिलक भी नहीं लगाऊंगा। ये भी सिस्टम। बहुत बढ़िया बात है। हाँ। तो गोकुल जी, बहुत सारे जनों ने ये कमेंट कर करके पूछा है कि भाई सांवरिया सेठ के भजन ज्यादातर क्यों गाते हो आप? सांवरिया सेठ के भजन तो इसीलिए गाते कि देखो सांवरिया सेठ के भजन ही सबसे ज्यादा चल रहे हैं, और सांवरिया सेठ जी ने ही भजन मेरे को दिए, उनके भजन ही चल रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा ठाकुर जी के भजन। और आपको पता है कि मार्केट में जो चीज चलती है, लोग जिसको पसंद करते हैं, कुल मिला के 100 बात की वोट करते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर ही अपने को रहना सही है। अगर फिर उसको अपन हट के दूसरी जगह जाए तो फिर लोगों का मन भी दुखता है यार कि भाई ये भजन क्यों नहीं गा रहे हैं, दूसरे वापस क्यों गाने लग गए। इसलिए ठाकुर जी के भजन ज्यादा गाते हैं। एक गाना बहुत बजता है, गाडिया गाडिया और होटला पर नाम लिखियो सांवरिया को। इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे ये माइंड में आया, इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं, किस तरह से ये गाने का जो है प्रोडक्शन हुआ? ये क्या, मैं मध्य प्रदेश इंदौर भजन संध्या में जा रहा था। उस समय ये अपने नीमच नया गांव का जो टोल आता है ना, यहाँ से मैं आगे निकला। फिर जहाँ पे भी जिस दुकान पे मेरी नजर पड़े ना, वहाँ पे सब दुकानों पे सांवरिया सेठ जी के नाम लिखे हुए थे। और सांवरिया आइसक्रीम, सांवरिया दूध डेयरी, सांवरिया रेडीमेड, सांवरिया मोबाइल। मैंने कहा सारे ठाकुर जी के नाम इधर। तो मैंने कहा क्यों ना इसका ही एक भजन बनाते थे। ठीक है। तो मैंने कहा गाड़िया, और गाड़ियों पे तो लिखा हुआ था, वो रहता ही है सांवरिया मोटर, सांवरिया सेठ की जय। और होटलों पे भी तो सांवरिया दा ढाबा, सांवरिया रेस्टोरेंट, सांवरिया सेठ मिष्ठान भंडार, ऐसे। तो मैंने कहा इनका ही भजन बनाते, ऐसे ये भजन बना। सोचा भी नहीं था कि इतना भजन ठाकुर जी की कृपा से चलेगा। ये अभी तो खैर ये सब जगह चलता है। सांवरिया सेठ के भी अगर आप जा रहे हो तो इस भजन को चला के जो आनंद मिलता है वो किसी और भजन में नहीं मिलता। ट्रेंडिंग में है ये गाना। सब ठाकुर जी के भजन है तो आज चलते हैं। हाँ, तो गोकुल जी, आपके सांवरिया सेठ के भजन बहुत ज्यादा चलते हैं, क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से आप सांवरिया सेठ के गाने बार बार बनाते हैं? देखो सांवरिया सेठ के भजन ऐसी बात है, वो मेरे नहीं, सांवरिया सेठ जी के भजन कोई भी कलाकार, कोई भी हो, चाहे वो नया कलाकार हो चाहे पुराना कलाकार हो, सांवरिया सेठ जी के भजन कोई भी गा दे जिसमें सांवरिया सेठ का नाम आना चाहिए, मंडफिया का नाम आना चाहिए। सही है। अगर वो भजन नहीं चले तो फिर वो तो बात हो ही नहीं सकती। इसलिए सांवरिया सेठ के तो कोई भी कलाकार आप गा दो, नहीं गा जानते तो भी गा दो, कैसे भी करके मैनेज करके ठाकुर जी आपका भजन भी चलाएगा। क्योंकि सेठ जी की महिमा आप गा रहे हो तो ठाकुर जी तो चलाएंगे उनको। तो सांवरिया सेठ चला रहे हैं भजनों, सबके भजन चला रहे हैं, चलते रहे। मैं तो ठाकुर जी का नाम पूरे विश्व में चार तरफ गूंजे बस। तो सांवरिया सेठ के दर्शन कितनी बार कर लेते हैं आप पूरे साल में? एक बार साल में क्या, मैं महीने में जाता हूँ। और देखो ये नहीं मेरा फिक्स के हम उसको जाना ये जाना, मैं महीने में भी चला जाता हूँ, 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने में भी चला जाता हूँ। कारण क्योंकि मैं अगर हर महीने लार वहां दर्शन करने जाऊँ तो फिर ठाकुर जी की महिमा गाने भी तो जाना मेरे को, इधर उधर दूर दूर।
तो वहां पे जाने का जब ठाकुर जी का मन होता है, ठाकुर जी की इच्छा होती है, उस समय वो बुला लेते हैं। बाकी मैं सोचूं या आप सोचो, वो नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है। तो सबसे बड़ी चीज तो आप वहां पे भेंट कर रहे हैं क्या? स्वर। लोग वहां पे सोना चांदी भेंट करते हैं, आप पूरे अपने के स्वर वहां पे भेंट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी देखो, ठाकुर जी मेरे को जब बुद्धि देंगे उसमें मैं भी, मतलब अभी हो रहा है जैसे धमाका गौशाला का हुआ था ना, से हो रहा। देखते हैं ठाकुर जी की क्या इच्छा होती है जैसे। तो गोकुल जी, मैंने सुना है कि आप जब भी स्टेज पे चढ़ते हैं तो सर्वप्रथम आप जोगनिया माता जी की वंदना करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है, देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मैं माँ जगदम्बा जोगनिया रानी के चरणों में रहता हूँ। मतलब मेरा गांव माता जी जोगनिया माता जी से 25 किलोमीटर है, वहीं से मैं रहता हूँ। और बेगू को भी लोग नहीं जानते हैं ना कि बेगू कहाँ है, डोरे कहाँ है। तो मैं जब जोगनिया माता का नाम लेता हूँ तो पूरे एरिया में हर जगह जान जाते हैं कि ये वहाँ है, जोगनिया माता के पास है। तो जब उनकी शरण में हम रहते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति माँ भवानी जगदम्बा ऊपर माली विराजमान जोगनिया महारानी। मैंने कहा भाई, और मेरे इष्ट भी माता जी का ही है, जगदम्बा का इष्ट है मेरे। मेरी माँ जगदम्बा की वजह से मैं पोजीशन यहाँ तक आया। माँ जगदम्बा की कृपा है जो, इसीलिए मैं सबसे पहले माँ, समय रहता है तो मैं पूरा भजन गा देता हूँ, समय कम होता है तो मैं जोगनिया महारानी की साकी बोल के भजन शुरुआत। साकी मतलब शुरू के जो 4 लाइन होते हैं, चरण, हाँ वो बोलते हैं शुरू के वाली लाइन, वो बोल के शुरुआत करता हूँ। तो आपके जो 2 बच्चे हैं उनको भी सिंगिंग लाइन में ही ले जाना है या कोई और आपने सोचा है उनके बारे में? देखो, मेरी तो सोच नहीं है, और दादाजी भी मतलब मेरे पापा भी ये चाहते हैं कि वो सिंगिंग नहीं बने सिंगर, और मैं भी यही चाहता हूँ सिंगर नहीं बने। क्यों चाहते हैं कि वो सिंगर ना वो बने? इसीलिए कि मैं आज सिंगर बन के मुझे पछतावा भी हो रहा है कि मैं क्यों सिंगर बना। किस चीज को लेके पछताते हैं आप? सबसे बड़ी रिस्क मैं आपको बताऊं, आदमी घर से जाता है, शाम को जाता है या दिन में निकलना पड़ता है, दूर प्रोग्राम होता है तो फिर वो कार्यक्रम खत्म होता है, पूरी रात भर की नींद होती है, और भले गाड़ी में ड्राइवर हो कुछ भी हो, सारे लोग सो जाते हैं। एक तो रास्ते में चलते हैं, सबसे बड़ा रिस्क वो कि नींद आ जाए, अपन सुनते हैं नींद के मारे ये हो गया वो हो गया, एक तो ये। दूसरा, इधर उधर गांव में जाते हैं, हजारों लोगों को, मतलब लाखों की तादाद में जो भक्त आते हैं, उन सबको मैनेज करना, मतलब मेरी नज़र में बहुत बहुत बड़ा कठिन काम है इसमें, ये कलाकार लाइन का। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे भजन वाला हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, आम पब्लिक को, एक एक भक्त को खुश करना, मतलब ये करना, ये बहुत हार्ड काम है। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये हार्ड काम उनसे नहीं, पढ़ाई करे और भगवान सावरिया सेठ की कृपा से छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। फिर भी उनकी इच्छा रही कि मैं भी सिंगिंग लाइन में ही जाऊंगा। ऐसे तो कोई बात नहीं, गाओ, घर पे गाओ। ठाकुर जी के भजन तो अभी गाता है मेरा, वो छोटा वाला बच्चा गाता है, वो तो बार बार सारे भजन उसको याद। मैं बनाता हूँ, बार आवाज आती है स्टूडियो से तो वो खुद गाने सुनता है और उसको याद भी है, शुरू शुरू की लाइनें सब याद है उसको, कोई भी भजन आप पूछ लो, ऐसा है। इसीलिए क्या है, नौकरी का है प्लान, ठाकुर जी के हाथ में नौकरी लगवाना। तो बाकी भजन तो स्टूडियो पे गाओ या बोले घर पे गाओ। तो आपका पूरा नाम गोकुल शर्मा है या कुछ और नाम है? नहीं, मेरा नाम तो ओरिजिनल नाम डॉक्यूमेंट्स में अनिल कुमार शर्मा है। हाँ। ये गोकुल शर्मा नाम तो मेरी दादी ने रखा। अच्छा। तो दादी की कृपा से नाम ये है, सब जानते हैं, मतलब सब क्या, भगवान की कृपा से जो भी जानते हैं वो ये गोकुल शर्मा के नाम से नाम को जानते हैं। अनिल कुमार शर्मा मेरा ओरिजिनल नाम डॉक्यूमेंट्स पर, इसको कोई जानते भी नहीं, और कोई बात नहीं, गोकुल शर्मा जानते तो खूब। तो गोकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे लिए यहाँ आए। कुछ 2 बातें आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में आने वालों को तो मैं यही कहूंगा कि मैंने जो अभी बताया पूरे इंटरव्यू में कि भाई आप सबसे पहले मेहनत करो, और यूं नहीं कि मेहनत मतलब आपको हल चलाने हैं कि हथौड़ा लेके पत्थर फोड़ने, ये नहीं। मेहनत मतलब हार्ड काम, आप परिश्रम करो। अगर कोई, मैं अभी हाँ एक बात और बता, तो काफी सीखने वाले जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती है, वो कहती है कि गोकुल जी मैं वहाँ पे आ रही हूँ बिजनेस में, या मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, हाँ मेरे को मौका देना। तो मैं उनको ये कहता हूँ, ये मेरी पक्की वादा है, गारंटी है कि मतलब आप अगर मंच पे आओगे और आप अगर गाओगे तो जब आपका समय होगा उस समय हम आपको एक भजन जरूर गवाएंगे और आपको ये करेंगे। और काफी सारे लोग क्या होते हैं, सीख रहे हैं, आते ही बैठ जाते, कहते लोग गोकुल जी मेरे को जल्दी गवाओ, मेरे को जल्दी गवाओ। अरे जल्दी गवाओ, जो कलाकार तो पहले गाएंगे ना। सही बात है। अगर आपको आगे बढ़ना तो वेट करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने कह रहा पूरी रात रात भर वो पागा पकड़ के बैठा रहता था। सही बात है, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बाद फल मिलता है। तो सभी से मेरा निवेदन है, जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, आप भगवान का इष्ट पकड़ो पहले तो, और इष्ट प्रबल रखो। दूसरा, उसके बाद में आप
भगवान के भजन गाना शुरू करो। तो दोस्तों आज का हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये देखना है तो प्रिंस वर्ल्ड 7 यूट्यूब चैनल है, उसको जाओ सब्सक्राइब करो और बहुत जल्दी ये वहाँ पे आने वाला है। 2 शब्द आपकी तरफ हूँ इस चैनल के लिए। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रिंस वर्ल्ड आपका यूट्यूब चैनल है। इस क्वालिटी भी अच्छी आती है और रील्स वगैरह में आप माहिर हो और अच्छा है। कुल मिला के भगवान सबको ध्यान है जी। कुल मिला के भगवान की कृपा सब आपको खूब सब्सक्राइबर बेड़ी और भी बेड़ी और हाल तो चलो ठीक है, शुरुआत है, आगे इस जगह पे और बड़ा लोग आवे और आपके साथ में इंटरव्यू करे। यही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। हाँ तो प्रिंस जी शर्मा, बिल्कुल आपको हमारे स्टूडियो में आके प्रिंस वर्ल्ड 7 में कैसा महसूस हो रहा है? मेरा दिल गदगद हो गया सर। आपके स्टूडियो में पधार कर मेरे को बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। अच्छा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितनी ज्यादा खुशी। नहीं, जवाब आप कम दीजिए, मेरे प्रश्न ज्यादा है समय कम है। आप हर आदमी का इंटरव्यू लेते हो, मैंने काफी कलाकारों के भी देखे, बहुत सारे लोगों के आप इंटरव्यू लेते हो। मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सर, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। अच्छा, तो आपके एक ये ऑफिस है, एक और ऑफिस कहाँ पे है? बस यही है सर। अच्छा, ये है हमारे सब पूरी टीम का है। मेरा बापू नगर में है। अच्छा, वहाँ पे है। ये सारे मित्र कंटिन्यू यही रहते हैं आज ही है? नहीं, सब आते जाते रहते हैं। अच्छा, और हंसराज जी को तो स्पेशल बुलाया, नारायण जी को, हंसराज जी को? इनको तो इनविटेशन देना पड़ा कि भाई आज तो आना ही आना है। और वैसे तो ये खुद ही इच्छा जाहिर करी कि भाई गोकुल जी आ रहे तो हमको जरूर बुलाना। चाय भी आप हमारी चाय कैसे लगी? चाय आपकी बहुत बढ़िया सर। शक्कर थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी चाय बहुत मस्त है। ठीक है, ओके। ये छोटी सी मजाक थी। हाँ ना, ऐसी मजाक थी तो।